सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज के इस वर्कशॉप में बेसिकली हम जो डिस्कस करने वाले हैं, सिमुलेशंस में आपको किस तरीके की अप्रोच वाइल प्रिपरेशन एज वेल एज एग्जाम में रखनी चाहिए, वो सारा डिस्कशन हम आज करेंगे। तो आज हमारे साथ में सुशांत भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि जस्ट उन्होंने भी रिसेंटली ही ऑडिट को पास किया और फार को भी पास कर लिया। तो वो आपको रियल लाइफ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे और कुछ सिमुलेशंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए। और आपको सबसे पहले एग्जाम की प्रिपरेशन करते समय और एग्जैक्टली एग्जाम डे पे सिमुलेशंस को कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि सिमुलेशंस ही एक ऐसी चीज है जिसके कारण स्टूडेंट यूएस सीपीए में स्ट्रगल करते हैं। अगर आपने सिमुलेशंस को सही तरीके से डील नहीं किया तो सीपीए डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं उसमें स्ट्रगल करने वाले हैं। तो सुशांत, थोड़ा सा मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, 1-2 मिनट आप इनके इस मैटर पर थोड़ा सा स्टूडेंट्स को गाइड कीजिए, बिकॉज आपने अभी जस्ट रिसेंटली ही ऑडिट को पास किया, उसके पहले फार को भी पास किया। सो जी सर। सिमुलेशंस एग्जाम डे पर क्या आपकी सोच होना चाहिए, थोड़ा सा पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा। सर, hello everyone. I am Sushant Sani, and yes, I just gave audit and FAR, and I've completed it. So basically, जितने भी simulations होते हैं, simulations are nothing but they are MCQs set in a different ways. बड़े एमसीक्यूज होते हैं, दे आर बिगर एमसीक्यूज, नथिंग एल्स। तो सिमुलेशन के अंदर ऑल वी नीड इज कंटेंट नॉलेज। अगर हमारी कंटेंट नॉलेज स्ट्रांग है तो हम सिमुलेशन को आराम से क्रैक कर सकते हैं। आप जितने मर्जी रिव्यू प्रोवाइडर से पढ़ लो, आप ग्लेम से पढ़ लो, आप रॉजर से पढ़ लो, आप वाइली से पढ़ लो, आप बेकर से पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, you will never find a similar same simulation in your exam. You will there This is not going to happen, that you have practiced a simulation and that simulation comes in your exam. This is not going to happen at any cost. So basically all you have to do is you have to keep your content knowledge strong and complete simulations on time. See, if you spend more than adequate amount of time, more than allotted amount of time on one simulation, at last पेपर छूटेगा ही छूटेगा, 100% छूटेगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो तो आपको एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर 18 मिनट से 20 मिनट मैक्सिमम, 20 इज मैक्स लिमिट, टॉप मोस्ट लिमिट। ठीक है? तो 20 मिनट से ज्यादा कभी नहीं सिमुलेशन को देने किसी भी। सो जैसे आपको सुशांत ने अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बताया कि जब वो एक्चुअली में एग्जाम दे रहे थे तो सिमुलेशंस को कैसे अप्रोच करना चाहिए, मैंने कुछ यहां पर की हाइलाइट्स को ऑब्जर्व किया है जो जनरली बच्चों को मैं वाइल टीचिंग गाइड करता हूं। देखिए, एक सिमुलेशंस को आप तभी बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे एग्जाम में जब आप पहले से उस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर हैं कि ऐसा होने वाला है। मतलब सरप्राइज एलिमेंट आपके साथ में नहीं होना चाहिए कि एग्जाम वाले दिन आप सरप्राइज हो गए, अच्छा ये मैं तो इस चीज के लिए प्रिपेयर ही नहीं था, ये मेरे साथ कैसे हो गया, जो कि सम टाइम मेजोरिटी स्टूडेंट के साथ में होता है। तो सरप्राइज एलिमेंट आपके पास नहीं हो, इसके लिए क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए सिमुलेशंस के लिए। इसीलिए लाइव क्लास में आप देखते हैं मैं सिमुलेशंस आपको करवाता हूं। आज भी हम इस वर्कशॉप के बाद कुछ सिमुलेशंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो कुछ बातें मैं आपको स्पेसिफिक बताने जा रहा हूं। सबसे पहली बात, नंबर 1, मैंने यहां पे जो सिचुएशन मेंशन की है, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को हाईलाइट करना। आपको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ढूंढते आना बहुत जरूरी है। मतलब अगर आप सिमुलेशंस को करने जा रहे हैं तो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अगर आपने नहीं ढूंढ पाए और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन के ऊपर आप कई बार अपना टाइम स्पेंड करेंगे। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, सुशांत भी बोलेंगे, कई बार सिमुलेशंस में सुशांत ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसका कोई रिलेवेंस ही नहीं है। एग्जैक्टली सर। एंड द स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिमुलेशन जिसके अंदर ऐसा होता है, दैट इज बेसिकली एग्जिबिट्स। व्हेन यू हैव टू फोकस ऑन एग्जिबिट्स, जब एग्जिबिट्स वाला सिमुलेशन आता है तो उसके अंदर हमारी जो फर्स्ट अप्रोच होनी चाहिए, मैं एग्जिबिट्स वाले सिमुलेशंस में फंस गया था। मेरा जो फार का एग्जाम था, मैं एग्जिबिट्स वाले सिमुलेशन में फंस गया था, बिकॉज इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व। बिकॉज सबसे पहले क्या होता है, आपका पैनिक बटन ऑन हो जाता है व्हेन यू सी सच अ बिग सिमुलेशन एंड you see 8 or 9 exhibits which you have to open and read and go through them. तो आपका पैनिक बटन ऑन हो जाता है। तो सबसे पहली बात, वी डोंट हैव टू पैनिक। द आई हैव रियलाइज दिस थिंग आफ्टर सॉल्विंग अ लॉट ऑफ सिमुलेशन, द बिगर द सिमुलेशन, it is
actually easier to solve वेरी गुड, बिल्कुल सही generally. बात उन्होंने बोली है सुशांत ने, कि अगर सिमुलेशंस की लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी है तो आपको पैनिक नहीं होना है। जरा कितने लोग, जरा अपना हैंड रेस करके बताएं कि जैसे आप लोग करते हैं बड़ा सिमुलेशन देख के कहीं ना कहीं पैनिक हो जाते हैं या नहीं होते हैं। मैं थोड़ा सा स्टूडेंट्स के साथ भी जानना चाहूंगा कि आप लोग पैनिक होते हैं या नहीं होते हैं। पहले तो यहाँ अभी घर पे होते हैं कि नहीं, अभी एग्जाम तो आप दे नहीं रहे हैं। सुशांत, नीतीश बोल रहे हैं सर पैनिक हो जाते हैं, अभिषेक, गुरनूर, प्रशांत, सुमित, कहीं ना कहीं पैनिक हो जाते हैं। तो इस पैनिक बटन को कैसे ना दबाया जाए, मतलब आप, तो इसके लिए सबसे बड़ी अप्रोच तो ये कि आपको पहले ये समझना है कि देखो क्या होता है, बहुत सारे लोगों को अपने ऊपर विश्वास कम होता है। आप सबसे पहले ये सोच के करो चलो कि ये जो बड़ा सिमुलेशन है, इट इज नॉट ओनली फॉर यू, इट इज फॉर ऑल द कैंडिडेट्स जो कि सीपी एग्जाम को दे रहे हैं। ये केवल आपके लिए बड़ा सिमुलेशन नहीं है, सभी के लिए है। तो जब सभी को एक ही रेस में भागना हो तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि यार जो सिचुएशन मैं फेस कर रहा हूं वो सारे फेस कर रहे होंगे। यार सोचो ना, अगर 5 पेज का सिमुलेशन आपको देखने को मिल जाए तो अकेले आपको नहीं देखने को मिलेगा, बहुत सारे लोगों को देखने को मिल रहा है। तो फिर भी 50% लोग उसको पास करते हैं, और मेरा हमारे इंस्टीट्यूट में तो 90% बच्चे सीपीए को पास करते हैं। तो सबसे पहले अपने अंदर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, और इस बात के लिए आपको एग्जाम डे पे दिमाग पहले से ही होना है कि जैसे ही आप सिमुलेशन का बटन दबाएंगे आपको बड़े सिमुलेशन देखेंगे। और एक बड़े सिमुलेशंस को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच है, आपको सबसे पहले जब प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने हर चैप्टर के समरी नोट्स आपके सेल्फ बने होने चाहिए। देखिए पूरे करिकुलम में मैं हमेशा एक 25-20-80 रेशो का एक रूल बनाता हूं कि जो सिलेबस होता है ना, वो 20 to 30% ही बहुत ज्यादा रिलेवेंट होता है, उसी में से सारा पेपर बनता है। बाकी सारी चीजें तो शायद आपको याद भी नहीं रहती हैं। ये आप अजमा के देखना, अभी तक आप लोगों ने 5 यूनिट पढ़ी है, अगर आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूं तो आपको उस 5 यूनिट में से 20% पोर्शन याद होगा, बाकी आप अप्लाई करेंगे। तो सिलेबस बहुत बड़ा होने के बावजूद 20% क्रक्स, तो वो 20% पोर्शन आपके नोट्स पे बहुत क्रिटिकल पॉइंट्स जो होने चाहिए। जैसे क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में हम टेक एग्जांपल बात कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस वर्सेस इंडिपेंडेंस इन फैक्ट क्या डिफरेंस होता है। आपको पता होना चाहिए कि रेफरल फीस अलाउ होती है नहीं होती है। आपको डे वन से पता होना चाहिए कि प्रिपरेशन, कंपाइलेशन, ऑडिट, रिव्यू, अटेस्टेशन, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं ये आपके समरी नोट्स में होना चाहिए, जिससे कि आप इसको एग्जाम में जाने से पहले एटलीस्ट 3 बार रिवाइज करें तो ये आपके लिए बेसिक बन जाए, फिर आपको कभी भी डर ना हो कि यार इसमें से ही 50-60% क्वेश्चन बन जाए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, एलिमिनेशन टेक्निक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिमिनेशन टेक्निक का क्या मतलब होता है, जैसे आप सेल्स का, सेल्स से रिलेटेड, सेल्स के ऑडिट से रिलेटेड आपको सिम्स आया है, तो मुझे बताइए पेरोल वाला तो उसमें कोई रिलेवेंट नहीं है, पेरोल वाली इंफॉर्मेशन, परचेस वाली इंफॉर्मेशन उसमें रिलेवेंट नहीं है, उसमें कैश बुक वाली इंफॉर्मेशन रिलेवेंट नहीं है। तो जब आपसे वो पूछ रहा है सेल्स का ऑडिट, तो आपका पूरा दायरा क्या होना चाहिए, सेल्स वाले टॉपिक पे होना चाहिए, रेदर देन परचेस पे नहीं होना चाहिए। वो एलिमिनेशन करना आपको फटाफट आना चाहिए। अगर आपको एलिमिनेशन टेक्निक आ गई कि यार ये तो नहीं हो सकते, तो जो बचा हुआ होगा उसमें से आपके चांसेस सही हो जाएंगे। अब सुशांत आप ये बताओ, क्या सारे सिमुलेशन सही हो सकते हैं एक स्टूडेंट के? Sir, it is genuinely next to impossible because 4 घंटे का प्रेशर जो होता है, सी यू हैव टू सिट इन योर एग्जाम फॉर 4 आवर्स, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्वियसली इट कीप्स ऑन फॉलिंग, जो आपकी एफिशिएंसी है दैट कीप्स ऑन फॉलिंग। चौथे घंटे तक यू आर ऑलरेडी वेरी एग्जॉस्टेड एंड यू स्टिल विल हैव, चौथा घंटा मतलब वी हैव 60 मिनट्स लेफ्ट, you still will have 3 simulations left if you are on time. If यस, you are on time, only if you are on time, then you will have 3 simulations left for your last hour. तो आप 100% एक्यूरेसी तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। यस, At any cost you will not have 100% accuracy. Plus you don't have to feel disheartened अगर आपके simulations आप आधे अटेम्प्ट कर पा रहे हो, या आप 75% अटेम्प्ट कर पा रहे हो, या आपको लग रहा है कि आपने 100% अटेम्प्ट करा है बट शायद ठीक हो शायद ना हो। बिकॉज स्पेसिफिकली इफ यू टॉक अबाउट ऑडिट, ऑडिट एक बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, एंड इसके अंदर आपको डायरेक्टली, डोंट थिंक यू हैव टू लर्न ऑल दी ऑडिट, यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दी ऑडिट। इफ यू अंडरस्टैंड ऑडिट देन ओनली यू कैन कंप्लीट योर सिमुलेशंस, क्योंकि लर्निंग पोर्शन वो टेस्ट नहीं करेंगे आपका। दे डोंट वांट टू नो हाउ मच यू कैन लर्न, दिस इज नॉट द कैपेबिलिटी दे वांट इन अ सीपीए, दे वांट हाउ मच यू कैन अंडरस्टैंड।
एक सो इंपॉर्टेंट बात आप लोग लिख लो। सबसे पहले मैंने एक ही पेज पे एक लाइन लिखी है, लॉन्ग क्वेश्चन 100% आपको 3 या 4 देखने को मिलेंगे। सुशांत, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? सर, मेरा जो फार का एग्जाम था उसके फार अंदर, और ऑडिट दोनों के बारे में बताओ कि फार आप। और ऑडिट दोनों के बारे में बताता हूँ सर। जब भी सिमुलेशंस आएंगे ना, तो सिमुलेशन में आप ये समझ लीजिए 8 सिमुलेशन आने हैं, तो 8 के अंदर से 6 तो मिनिमम एग्जिबिट वाले होंगे, और एग्जिबिट वाले ही सबसे लंबे होते हैं जो पैनिक क्रिएट करता है। तो यू विल फाइंड लॉन्ग सिमुलेशन, एंड सर इज 100% राइट। मैं आपको इवन ये भी बता सकता हूं कि जो सिमुलेशंस आएंगे वो कई बार एक एक पेज होगा और उसमें केवल एक इंफॉर्मेशन काम की होगी, वो 2 पेज का होगा लेकिन उसमें से एक छोटी सी इंफॉर्मेशन काम की होगी, वो आपको पहचानना पड़ेगा। और एग्जैक्टली। एग्जाम में जब आप इंफॉर्मेशन को हाईलाइट जरूर करें। देखिए, जब आप सिमुलेशंस में कोई फिगर देख रहे हैं या कोई डेट देख रहे हैं तो वहां येलो कलर का हाईलाइट हो जाता है, ध्यान रखना। आप अपने माउस से क्लिक करके उसको येलो कर सकते हैं, जिससे कि आप डेट्स और फिगर को बिल्कुल ना भूलें। और एग्जामिनर आपके एक और मजे लेने वाले हैं। वो आपसे फिगर देंगे 20 मिलियन, 25 मिलियन, मतलब 30 मिलियन, ऐसे फिगर देंगे कि जिससे आप एक जीरो भी कम लिख सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक जीरो पॉइंट्स, इवन पॉइंट में आंसर आएगा 20,30,030 पैसे। तो ध्यान रखना इसमें कई बार अगर आपने गलत दिया, क्योंकि वो एग्जाम में जो चेक हो रहा है वो कंप्यूटर के थ्रू चेक कर रहा है, तो अगर आपने डिजिट में मिस्टेक कर दी तो वो पूरा गलत हो सकता है आपका। तो ये छोटी छोटी बात है, इसीलिए मैंने आज आपको ये वर्कशॉप में बुलाया है कि जो स्टूडेंट एग्जाम देकर आए हैं। अब जैसे आज अंकुर भी बैठे हैं, तो आज मैं बिल्कुल उन लोगों से ही, अभी जैसे सुशांत भी हैं, अंकुर को भी मैं अनम्यूट कर रहा हूं। अंकुर, जो जो बातें हमने बोली आप बताइए। आपने भी फार में, क्योंकि आपके सामने 2 स्टूडेंट का लाइव एग्जांपल, बड़े सिमुलेशन देखने को मिले या छोटे देखने को मिले आपको? सर, अंकुर। सिमुलेशंस के अंदर मेरे जितने भी सिमुलेशंस आए थे सारे ऑफ द ट्रैक आए थे। मतलब जो चैप्टर्स हम समझते हैं कि इंपॉर्टेंट हैं उनमें से कुछ भी नहीं आया। मोस्टली कंटिंजेंसी, बैंक रिकॉन्सिलेशन नहीं आया, कंटिंजेंसी आया था। उसके अलावा सब्सिक्वेंट इवेंट आया था। और 7 सिमुलेशंस में थे, आई थिंक 6 सिमुलेशंस एग्जिबिट वाले थे, जिसमें से कि 3 सिमुलेशंस तो मतलब काफी ज्यादा एग्जिबिट थे, 6 6 एग्जिबिट्स थे उनके अंदर। देखिए तो और उसमें मतलब मैंने तो जो अप्रोच ली थी, अब पता नहीं रिजल्ट क्या रहेगा, अभी वेटिंग है रिजल्ट की तो। बट मैंने तो अप्रोच यही ली थी कि जो भी मैं एग्जिबिट्स पढ़ रहा था, तो एक बार उसको गो थ्रू कर लिया, सारे एग्जिबिट ओपन कर करके कि अच्छा इस एग्जिबिट के अंदर इस बारे में बताया हुआ है, इस एग्जिबिट में ये इन्फॉर्मेशन है, इसमें ये है। उसको रीड नहीं किया मैंने। उसके बाद मैंने जब क्वेश्चंस को करना स्टार्ट किया, तब फिर जो जो क्वेश्चंस आते गए उसको मैंने फिर रिलेटेड एग्जिबिट को ओपन करता गया। फिर मैंने सर्च किया कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ दी हुई है, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। तो बाकी मैं सिमुलेशन का जो क्वेश्चन पढ़ता गया कि जहां से मैंने जो पढ़ लिया उसको मैंने नोट कर लिया साइड में एक्सेल शीट के अंदर अपनी, ताकि यस, डेट्स या कोई कि कौन सी होल्डिंग कंपनी है, कौन सी सब्सिडरी कंपनी है, किसका शेयर किसके पास है, बहुत वट एवर इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट बोल रहे हैं। इन्फॉर्मेशन। मैं व्यूअर्स को ये बताऊं, जो आपको वहां पे 2 पेजेस मिलते हैं, पेंसिल मिलती है, तो एक बात ध्यान रखिए, आप अपना बार बार पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। जैसे आपको होल्डिंग सब्सिडी तुरंत पहचान के लिखना पड़ेगा, आपको कौन से ईयर का कैलकुलेट करना है, 2007 का करना है, जी। 2003 का करना है, किस पार्टी के लिए करना है, क्या इंफॉर्मेशन पढ़ना है। आपको बहुत ओवर कॉन्शियस भी वहां पर क्या करना पड़ता है, रहना पड़ता है। अब मैं सुशांत आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा कि जैसे अभी अंकुर ने भी बोला कि लॉन्ग सिमुलेशंस आते हैं, तो सिमुलेशंस के लिए कितना समय ओवरऑल, जैसे अभी मैं आपको एआईसीपी का ब्लूप्रिंट भी दिखाऊंगा, कितना समय बचना चाहिए एटलीस्ट। जो पहला टेस्टलेट होता है वो तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, दूसरा भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, तीसरे से शुरू होता है टेस्टलेट सिम्स का, उसमें 2 सिमुलेशंस आएंगे। ऑडिट के स्पेसिफिकली बात करूं, कितना समय ले सर, लेना चाहिए उसमें? पहला टेस्ट लेट 45 मिनट्स में सबमिट हो जाना चाहिए। अगर आप किसी एमसीक्यू में अटक रहे हैं, सो यू डोंट हैव टू गिव 5 मिनट्स टू दैट एमसीक्यू। जस्ट स्किप इट, कंप्लीट योर टेस्टलेट, एंड जस्ट बिफोर सबमिटिंग इफ यू स्टिल हैव 45 मिनट्स में 2 3 4 मिनट लेफ्ट, तो उन 2 3 4 मिनट को यू कैन यूज टू थिंक अबाउट द एमसीक्यू विच यू डोंट नो। You cannot give extra time on any question. Wherever you will stop for a while, just think कि आपका जो लास्ट टेस्टलेट है उसके अंदर से यू आर मिसिंग। बिना पढ़े ही आप पेपर को छोड़ रहे हो, आपको अटेम्प्ट करने का भी मौका नहीं मिलेगा, फॉर श्योर। मैं अब एंड एक और सेकेंड, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं। एक बात मैं सुशांत की बात से मुझे, जैसे पहले टेस्टलेट में आपको ऑडिट में अगर 38 क्वेश्चन मिले, तो जैसे आपने पहला क्वेश्चन देखा आपको डिफिकल्ट लगा, स्किप दैम। सेकंड भी डिफिकल्ट लगा, स्किप दैम।
थर्ड अच्छा लगा, इजी लगा, उसको सॉल्व कर दो, फिर चौथा आसान लगा, उसको सॉल्व कर दो, पांचवा आसान लगा, उसको सॉल्व कर दो, छठा डिफिकल्ट लगा, स्किप। ऐसे करके स्किप करते 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 लेट से आपने 25 क्वेश्चन कर लिए और आपके वो 25 क्वेश्चन 20 मिनट में हो जाएंगे। अब आपके पास 20 मिनट बचेंगे उन 13 क्वेश्चन को, तो आप थोड़े से रिलैक्स माइंड में हो जाओगे कि यार मुझे इन 13 क्वेश्चन के ऊपर 20 मिनट स्पेंड कर। तो आपने फिर 10 मिनट स्पेंड करते हुए 5 क्वेश्चन कर लिए, फिर आपके पास आखिरी के 4-5 मिनट बचे और 2-3, तो आप उसको फटाफट करके मूव ऑन करो। जितना एक्स्ट्रा टाइम आप एमसीक्यू में ले रहे हो उतना एक्स्ट्रा टाइम आप कम ले पाओगे सिमुलेशंस में। तो पहला टेस्टलेट बहुत आसान होगा। 45 मिनट की कसम खा लेना, अगर 1 घंटा ले लिया तो ध्यान रखना कि आपका 15 और आखिरी के सिमुलेशन में आप पैनिक हो जाओगे, क्योंकि अगर आधा घंटा बचा और जब पैनिक हो जाता तो आदमी का दिमाग काम नहीं करता है। एक अच्छी बात ये होगी, एग्जाम में आपको एक सिमुलेशन बहुत लप्पू मिलेगा, बिल्कुल सरल मिलेगा, जो कि 10 मिनट में हो जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? एक तो सिमुलेशन ऐसा मिलता है जो 10 मिनट में आप कर लोगे। 100% सर, वो सिमुलेशन होता है एकदम डायरेक्ट। उसमें आप यही समझिए कि ऐसा होता है, अगर सिमुलेशन वो 10 उसके मार्केबल पॉइंट्स है, तो आप ये समझिए कि सर वो 10 एमसीक्यूज होते हैं सिंपल से, यस। और कुछ नहीं होता। तो एक सिम्स तो आपको बहुत आसान मिलेगा। अब मैं कुछ स्पेसिफिक बातें यहां पर करना चाहूंगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो इसके लिए आप रेडी रहिए। आपको अचानक से सरप्राइज नहीं हो जाना चाहिए कि अरे ये तो 6 एग्जिबिट आ गए। मैंने आपको डे 1 से बता दिया। दूसरी बात, ऑडिट में अगर आपको सिमुलेशंस में मास्टरी करना है तो आपकी अकाउंटिंग भी स्ट्रांग होनी चाहिए। आप ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ऑडिट का पेपर है तो हमको अकाउंट्स नहीं आता हो। सुशांत, आप मुझे बताइए कितनी जरूरत पड़ी आपको ऑडिट में? पहले मैं एक बात बताऊं, एक रेशियो एनालिसिस का सिम्स आपको देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा। एक आपको एफओबी वाला भी देखने को मिलेगा। मैंने कम से कम 50 स्टूडेंट से बात करके देख ली है। राइट सर, राइट सर। सभी लोग बोलते हैं सर इन्वेंट्री वैल्यूएशन का आपको कैसे पता था आ जाएगा? सर आपको कैसे पता था कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन का आ जाएगा? आपको कैसे पता था रेशियो एनालिसिस कैसा आएगा? 100 लोगों से बात करिए तो 100 में से 97 पीपल ने बोला सर एफओबी वाला आएगा। सबने मुझे बताया सर एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन का पूछा ही जाता है, और एक एनालिटिकल प्रोसीजर रेशियो एनालिसिस हमेशा देखने को मिलेगा। मैं 100 लोगों से अगर बात कराऊं तो 97 ने बोला, एक आध कोई एक्सेप्शन होगा। तो आप भी बताइए सुशांत, आपके इसमें ये सिम्स आए थे कि नहीं, एफओबी वाला कॉन्सेप्ट? जी सर, जी और सर। एंड सर, जनरल। मैं अपने एग्जाम से पहले मैं एआईसीपीए की साइट पे जाके उनका एग्जाम भी करके गया था। अब तो सर व्हाट दे हैव डन इज वो चारों सब्जेक्ट्स का एक कंबाइंड एग्जाम देते हैं। पहले अलग अलग एग्जाम देते थे, एंड यू वोंट बिलीव उनके रिकमेंडेड सिमुलेशन के अंदर दे आस्क्ड जर्नल एंट्री। ऑडिट के एग्जाम में दे आस्क्ड जर्नल एंट्री। तो यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग, तभी इट इज द राइट अप्रोच इज फर्स्ट यू गिव फार एंड देन यू गिव ऑडिट। प्लस सबसे सबसे बड़ा कैच जो है इस एग्जामिनेशन का, विच मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम एवरी एग्जामिनेशन, इट इज एन एआई बेस्ड एग्जाम। तो पेपर में आपको आपको अपने कंटेंट में से कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। बिकॉज द थिंग इज, आप एक टॉपिक छोड़ के गए, सपोजिंगली आप सैम्पलिंग छोड़ के गए, अगर आप वो छोड़ के गए हो तो उसके बाद क्या होगा? आपका एआई ने उसका एक क्वेश्चन डाला, उस क्वेश्चन को आपने गलत सॉल्व कर दिया। अब क्या करेगा? नेक्स्ट टेस्टलेट में एआई इज गोइंग टू टेस्ट यू मोर अबाउट सैम्पलिंग। ज्यादा इट इज गोइंग टू टेस्ट यू अबाउट सैम्पलिंग। हो सकता है आपको उस पे सिमुलेशन भी देखने को मिल जाए। तो इन शॉर्ट, सब कुछ सारा का सारा डिफिकल्ट कुछ नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट सब कुछ है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो सारे टॉपिक्स करके जाने एक हैं। बात मैं भी और यहां पे कहूंगा कि सिमुलेशन स्पेसिफिकली ऑडिट का मेरा बच्चों के साथ में एक्सपीरियंस है। सर ऑडिट में सिमुलेशन सारे प्रैक्टिकल अप्रोच पे आएंगे। वो आपको डॉक्यूमेंट दे देंगे, आपके सामने सिचुएशन डाल देंगे। मतलब आप इस बात के लिए कंफर्टेबल हो सकते हो कि सर हमको ऑडिट के जो 7 सिमुलेशन देखने मिलेंगे, एक भी सिमुलेशन ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको याद करके जाना पड़ेगा। सारा आपको देंगे, कुछ 50 बिल दे देंगे, उस 50 बिल में से आपको चेक करना है कि इस बिल में सही क्वांटिटी लिखी है कि नहीं लिखी, इसका एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना चाहिए कि नहीं, ये एफओबी शिपिंग पॉइंट पे है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एफओबी एट शिपिंग पॉइंट, एफओबी एट डेस्टिनेशन पॉइंट। सीपीए के फार में और सीपीए के ऑडिट में हाईली टेस्टेड हो रहा है ये एफओबी एंड शिपिंग पॉइंट। हर बच्चा मुझसे बोला, अभी रोहन से मैं कल बात कर रहा था, बोले सर आपको कैसे पता चलता है कि शिपिंग पॉइंट देखने को मिलेगा? मैं हर बच्चे से टेलीफोन पे बात कर रहा हूँ, जैसे आज तेरे से बात कर रहा हूँ, वैसे सुशांत से बात किया, जैसे मैंने अंकुर से बात किया। एग्जाम में जाने से पहले और एग्जाम में आने के तुरंत बाद में फोन लगाता हूं और 40-40, 50-50 मिनट बच्चों से बात करता हूं, बिकॉज मुझे उस स्टूडेंट के हर फीडबैक चाहिए होते लाइव, जो अंदर वहां से आ रहे हैं। तो एक बात और मैं आपसे कहूं कि ऑडिट के पेपर में आपको प्रैक्टिकल चीजें देखने को मिलेंगी, और ऑडिट के पेपर को अगर आपने अच्छे से पास करना है, ये बात आप लिख लीजिए,
जनरल एंट्री, और जनरल एंट्री के आप देख रहे हैं मैं फंडामेंटल सेशन ले रहा हूं, कल भी मैंने फंडामेंटल सेशन लिए और मैंने आपको एक्सपेंसेस की पूरी अकाउंटिंग सिखाई और मैंने आपके ग्रुप पे डाल दिया है, टेलीग्राम चैनल पे मैंने वीडियो वो डाल दिया है, और मैंने स्पेसिफिकली उसमें बोल दिया कि इस लेक्चर को आप डेफिनेटली देखिए, ऑडिट में आपको हेल्प मिलेगी। रेशियो एनालिसिस को भी आपने बहुत अच्छे से समझना है, इसके बारे में हमने बहुत सारे सिमुलेशंस करे, और बैलेंस शीट डेट के एडजस्टमेंट्स ये आपको 101% देखने को मिलेंगे। तो इस बात के लिए आप 100% रेडी रहें कि आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। सुशांत, एनी अदर टिप जो आप और स्टूडेंट्स को बताना चाहते हो? सर वही एग्जैक्टली कि कभी कभी उस प्रेशर में 4 घंटे में जब दिमाग इतना ज्यादा चल रहा है तो कई बार गलती हो जाती है एग्जाम में क्वेश्चन को पढ़ने में। और क्वेश्चन क्या कहता है, कई बार छोटी छोटी चीजें होती हैं विच यू जनरली फॉरगेट अबाउट, एज इन नेगेटिव फिगर्स के आगे माइनस का साइन नहीं लगाना। ये क्वेश्चन में लिखा है, बट आपने नेगेटिव फिगर में माइनस का साइन लगा दिया, यस, और जैसे ही आपने लगाया सब खत्म, सब खत्म हो पूरा गया, सिमुलेशन जीरो। पूरा सिमुलेशन गलत हो जाएगा। तो आप लोग, आपको कितना भी प्रेशर है, कुछ भी ऐसी, इट इज बेटर टू गिव अ सेकंड एक्स्ट्रा देन रिग्रेटिंग इट। और ठीक है, और हो सकता है 4 घंटे में आपको ऐसा लगे कि बीच में 100% ऐसा लग सकता है कि यार मेरा या तो ये खत्म नहीं होगा, एग्जाम खत्म नहीं होगा, या तो मैं फेल हो रहा हूँ फॉर श्योर। बिल्कुल सही बात करी, ये पॉइंट पे मैं आने वाला था। मैं हर स्टूडेंट को ये बोलता हूं कि आप उस 4 घंटे में मूवमेंट पे फील कर जाओगे कि यार मुझसे नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा। ये सबको आती है फीलिंग। देखिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों की बात नहीं कर रहा मैं यार, दुनिया में एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग 1% है, मैं 99% की बात कर रहा हूँ। 1% लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है, जो बोलते हैं कि सर हम तो पैनिक भी नहीं होते, हमको तो सब कुछ आता है, वो यहां से वीडियो को ना देखें। लेकिन जो एवरेज पर्सन है या जो स्टूडेंट थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये फेस करते हैं कि उस 4 घंटे में हमको एक थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है। लेकिन ध्यान रखना, वो प्रेशर सिर्फ आपको नहीं आ रहा, सभी को आ रहा है। यही आप इस मोमेंट को अगर आपने बचा लिया तो आप एग्जाम को पास करेंगे। ये रियलिटी। एक बहुत अच्छी बात सुशांत ने बोली कि आपको इंफॉर्मेशन को प्रॉपर पढ़ना। कई बार वो आपसे इंफॉर्मेशन में बोलेगा कि अगर यहां ये नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़ दो, पता चले यस, वहां ब्लैंक छोड़ने की जगह आप किसी ऑप्शन को टिक करके चले जाओ। वो आपसे बोल जीरो रहा है, लिखा है तो वो गॉन। चीज उसमें लिखेगा नो एंट्री रिक्वायर, नो एडजस्टमेंट रिक्वायर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नो एडजस्टमेंट रिक्वायर, वो भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। मतलब सिमुलेशंस की प्रॉपर इंफॉर्मेशन। और सर ये सारी चीजें हमें प्रैक्टिस से ही आएंगी। तो इसके लिए आपको एआईसीपीए के सैंपल टेस्ट पेपर सॉल्व करने चाहिए। सर कहां मिलेंगे सैंपल टेस्ट पेपर? तो चलिए हम जरा गूगल की देवता के पास चलते हैं। आपको रिव्यू प्रोवाइडर्स के तो दिए हैं, एआईसीपीए सैंपल सिम्स। आप ऐसे जाएंगे, गूगल पर जाएंगे, यहां पे आपको क्लिक करना है। सो हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, बस हम आपको बताने के लिए यहां पे आप क्लिक करेंगे। बिल्कुल ऐसा का ऐसा विंडो आपको देखने को मिलेगा। सुशांत, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? सिमिलर ऐसा ही देखने को नहीं मिलता है सर, आप? यस यस यस, एग्जाम में भी सेम ऐसे ही लॉन्च कोड सब सेम। बिल्कुल सेम ऐसा होगा। तो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जाम में जाने से पहले जो सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी, मैं आपको यह भी बता दूं कि वो आपकी जब चेकिंग करेंगे तो वो आपको 2 पेपर देंगे, उसके ऊपर वो लिखवाएंगे कि अपना वो लिख लो। जो आपको मिलेगा ना एनटीएस, उसके ऊपर आपका एक लॉन्च कोड होता है। एक राइट सर। लॉन्च कोड आपको वो कागज पे लिख के ले जाना पड़ता है। यहां पे तो लॉन्च कोड मैं आपको ये दे रहा हूं, ऐसे आप यहां पर इसको कॉपी करेंगे, वहां तो आपके उस पे होगा। लॉन्च कर रहे हैं हम यहां पर मैंने इसको पेस्ट किया, कंफर्म, एक्सेप्ट एंड बिगिन। बिल्कुल सेम ऐसा ही फीलिंग आएगी जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं, ये बिल्कुल होगा। अब जैसे देखिए ऊपर आप देख रहे हैं 5 टेस्टलेट है, दिख रहा है आपको? पहला टेस्टलेट, दूसरा टेस्टलेट। लेकिन बताइए दूसरा और तीसरा हम अभी ओपन नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि अभी हम पहले टेस्टलेट पे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही आप पहला टेस्टलेट करेंगे वहां पर होंगे 38 क्वेश्चन। ये तो सैंपल है, तो मैं सिर्फ रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूं। आप ये मत सोचना कि मैं स्कोर नहीं बताना चाहता, मैं तो सिर्फ आपको सिमुलेशंस बताना चाहता हूं कि जैसे आपने इसको किया, लेट से आप इसको छोड़ के वापस भी पीछे आ सकते। देखो, तो जैसे आपको लगता है कि ये क्वेश्चन तो आसान था, आपने कर लिया, ये आपको लगता है तो आप अपने पास कॉपी में लिख लीजिए यार मुझे सेकंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को दोबारा देखना पड़ सकता है। इसको आपने स्किप कर दिया, इसको कर दिया, 5 कर दिया, ये कर ली। मतलब पहला जो टेस्टलेट होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, वो आपने कितने मिनट में सॉल्व करना है? सुशांत एक बार सभी बच्चों को वापस से बोल दो, ताकि सबको ये याद रहे कि सर ने बताया था। सर कितने? एक बार सारे जितने भी 5 टेस्टलेट्स हैं, पहला टेस्टलेट 45 मिनट्स में होना चाहिए।
पहला टेस्ट दूसरा भी 45 मिनट्स में होना चाहिए। तीसरे में 2 सिमुलेशंस होते हैं, तो वो 30 to 36 मिनट्स, 30 to 34 मिनट्स में होना चाहिए। ठीक है, 35 मैक्सिमम। और रिमेनिंग टाइम आपके 2 टेस्टलेट्स पे स्प्लिट हो जाएगा। बिल्कुल। 56 मिलेंगे आपको लगभग दोनों टेस्टलेट के बाद। अगर आप इसको फॉलो करते हैं उसके बाद भी 4 या 5 मिनट बच जाते हैं। सिम्स और एमसीक्यू टुगेदर नहीं आएंगे, एमसीक्यू का टेस्टलेट अलग होगा, सिम्स का टेस्टलेट। तो आप देखिए, एक बार इसको सबमिट करने के बाद वापस नहीं जा सकते, ये बात ध्यान रखना। बिल्कुल। पता चले आपने सबमिट कर दिया, मैं वापस कर लूंगा, नहीं। अगर एक बार आपने इसको सबमिट कर दिया तो ये कभी भी ओपन नहीं होगा, ये एग्जाम में मान लिया जाएगा कि आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया है। तो एक बात ध्यान रखिए कि पहले टेस्टलेट में आपको 40 से 45 मिनट लेना है। मैंने यहां पे ले लिया, मैं अब इसको सबमिट कर रहा हूं। देखिए, मैंने इसको सबमिट कर दिया। सिमिलर ऐसा होगा, वो पूछेगा ऑप्शनल ब्रेक। राइट। ऑप्शनल ब्रेक मतलब यहां पर आपका टाइम काउंट होगा, भले आप ऑप्शनल ब्रेक ले रहे हैं। ये नहीं लेना है आपको, नहीं तो पता चले आप आराम से खुश हो गए, अरे यार ऑप्शनल ब्रेक ले लेते 5 मिनट का। नहीं, आपका समय चालू है। ब्रेक कब मिलता है सुशांत? तीसरे टेस्टलेट के बाद मिलता है। जी सर। जब पहले, सर हर टेस्टलेट को सबमिट करने के बाद ब्रेक, ऑप्शनल ब्रेक तो आएगा, बट ओनली ओनली व्हेन यू सबमिट 3 टेस्टलेट, तो तीसरे और चौथे टेस्टलेट के बीच में लास्ट 2 टेस्टलेट से पहले आपको एक ऑप्शनल ब्रेक का मिलेगा, वेयर योर टाइमर विल बी स्टॉप फॉर 15 मिनट्स। आपका एग्जाम रुक जाएगा, आपका टाइमर रुक जाएगा 15 मिनट के लिए, और आप 15 मिनट में, अच्छा, 2 छोटी चीजें हैं नॉट रिलेटेड टू स्टडीज यहाँ पे। आपको जो 15 मिनट का बीच में ब्रेक मिलेगा, उसके अंदर आपको अगर एग्जाम हॉल से बाहर जाना है तो एग्जैक्टली 15 मिनट बाद वापस अंदर मत आना। कम देयर बिफोर लाइक 6-7 मिनट्स अर्ली। 5-6 मिनट का ही ब्रेक समझना अपना, बिकॉज दे विल अगेन चेक यू, दे विल अगेन चेक योर पासपोर्ट, दे विल अगेन डू योर बॉडी स्कैनिंग, they will again see your glasses, see your ears, and this process takes 4-5 minutes। प्लस अगर वहां पे 2 और खड़े हैं, तो उस 2 और अगर लोग खड़े हैं, देन इट टेक्स मोर टाइम। तो यू डोंट हैव, और एंड दे विल नॉट लेट यू इन, भले ही आपका पेपर स्टार्ट हो जाए। और तो एक यू और हैव बात, टू, कोई ज्वेलरी पहन के मत चले जाना, वहां पे कुछ भी नहीं पहनने देते। पता चले आपने रिंग पहनी हुई है, कोई ने गोल्ड की नॉट इवन अ चेन। वॉच, यू हैव टू कीप द वॉच ऑल्सो इन द लॉकर। सेकेंडली, 4 घंटे का पेपर है, उस दिन थोड़ा एड्रेनलिन भी ऐसा होता है, तो जनरली सब भूल जाते हैं। मैं भी भूल गया था अपने दोनों एग्जाम्स, मैं अपने पहले एग्जाम में भूल गया था। जस्ट टेक अ स्मॉल लाइट स्नैक, टेक अ whatever you say, chocolate or anything for that 15 minutes, कि कुछ खा ले, because when you eat you get glucose in your body and your mind stabilizes, slow हो जाता है माइंड, मतलब पेस थोड़ी स्लो हो जाती है। बिल्कुल सही बात बोली कि आपको 15 मिनट का ब्रेक प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। तो जैसे ही आपने पहला टेस्टलेट सबमिट कर लिया, जैसे अब हम वापस से आ जाते हैं, आपने कंटिन्यू किया ऑप्शनल ब्रेक। हम फिर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जैसे मुझे पहला क्वेश्चन नहीं बन रहा तो मैं इसको स्किप कर देता हूं, मैंने सेकंड कर लिया। मुझे तीसरा भी नहीं बन रहा, मैं इसको स्किप कर देता हूं, फोर्थ कर लेता हूं। मुझे पांचवा बन रहा है, मैं सिर्फ रेंडमली सिलेक्ट कर रहा हूं, मैं यहाँ सॉल्व नहीं करने जा रहा हूं। मैंने कर लिया। अब मुझे लगता है कि मेरा समय मेरे पास बचा, तो वापस आ जाओ इस पे। यहाँ आपने आपने पढ़ा, सिलेक्ट करा, ये आपने सिलेक्ट किया, और आपने उसके बाद उसको सबमिट कर दिया। ये आपका सबमिट हो गया। फिर आपको ऑप्शनल ब्रेक मिला, कंटिन्यू एग्जाम, तीसरा टेस्टलेट। अब आपका देखिए एग्जिबिट, जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, मैं साइज बढ़ा देता हूं। एग्जिबिट्स कितने एग्जिबिट्स हैं? 1, 2, 3, 4। अब सुशांत, इन एग्जिबिट्स को सॉल्व करने की आपने, क्योंकि रियल लाइफ में इसको फेस किया, योर राइट अप्रोच सर। क्या होने चाहिए? फिर माय टीचिंग अप्रोच, हम दोनों की टीचिंग अप्रोच, हम दोनों के आपको एक्सपीरियंस बताएंगे। पहले सुशांत, अगर इतने सारे एग्जिबिट्स आप देखते हो तो आपकी अप्रोच जी क्या सर। होती? सर एग्जिबिट्स मेरे को सबसे डिफिकल्ट लगते थे, बट आज की डेट में मेरे को एग्जिबिट सबसे इजी लगते हैं। द थिंग इज, एग्जिबिट्स में एक्चुअली सबसे आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिकॉज उसकी लेंथ ज्यादा होती है। व्हेन आई सेड कि जितना बड़ा क्वेश्चन उसको सॉल्व करना उतना आसान, दिस इज अ रियलिटी इन सीपीए एग्जाम्स। दे वांट टू टेस्ट योर पेशेंस कि आप 4 घंटे में यू कीप योर माइंड काम और नॉट। ओके, सो बेसिकली इसको मैं कैसे अप्रोच करता हूँ, आई गो थ्रू द क्वेश्चन फर्स्ट। मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, उस डिमांड को अपने दिमाग में रख के आई ओपन एग्जिबिट्स वन बाय वन, एंड आई डोंट गो इनटू द डेप्थ ऑफ एनी एग्जिबिट। मैं डिटेल में एक एक लाइन को नहीं पढ़ता, एक एक लाइन को हाईलाइट करके नहीं पढ़ता उस टाइम पे। आई जस्ट गो थ्रू द एग्जिबिट, आई जस्ट स्कैन इट, स्कैन इज द राइट वर्ड, आई जस्ट स्कैन इट, एंड नाउ आई नो मेरे लिए ये एग्जिबिट रेलेवेंट है या नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि 6 एग्जिबिट होंगे लेकिन आंसर सिर्फ 2 एग्जिबिट में होंगे, बाकी के थे दे आर जस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, मिनट्स मीटिंग थे, तो उन चीजों को यूज नहीं करना होता, बट उनको रीड करने में टाइम जाता है।
So just remember this word scanning. You have to scan it, and once you scan it, you just go through it. You when you go through it, उसके बाद आप डेप्थ में जा सकते हो अगर आपके लिए वो रेलेवेंट है तो। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास टाइम की कमी हो जाए अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करते हो। लाइक फॉर मी इट वर्क्स। अब देखिए, यू कैन ट्राई इट फॉर योरसेल्फ। अब एग्जाम के प्रेशर में आपने कभी इस प्रकार का सिम्स नहीं दिखा हो, आप पैनिक हो सकते हैं प्रेशर में, ये तो सच्चाई है। लेकिन देखिए, दो तीन बातें, पैनिक नहीं होना है। सबसे पहले आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि अब ये मेरे पास सिम्स आ गया है, इसके लिए मेरे पास 20 मिनट्स है। आप अपने आप से बात करो, अपने आप को काम डाउन कर लो। आई विल गिव माई बेस्ट इन दिस 20 मिनट्स। टॉक विथ योर सेल्फ, मन में बोलो कि अब मेरे को इसको 25 मिनट में सॉल्व करना है। 25 से 26 मिनट नहीं लूंगा, लेकिन 25 मिनट में अपने पूरे काम कूल कंपोज होके दूंगा। ये बात आपके माइंड में कंसिस्टेंटली होनी चाहिए कि 25 मिनट में पढ़ना। नहीं तो सोचिए, आपने अगर इसको खोल लिया, इसको भी खोल लिया, इसको भी खोल लिया, देखिए इसको भी खोल लिया, अब बताओ, ये है एग्जिबिट्स। तो आप पैनिक हो सकते हो एक साथ सारे एग्जिबिट्स खोल के। आपको हर पॉइंट्स के ऊपर नंबर मिलने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि सारे सॉल्व होना है। और सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे लास्ट लाइन लिखी, रिमूवल ऑफ द एंटायर अंडरलाइन टेक्स्ट इज बेस्ट रिवीजन टू लिस्ट सिलेक्ट डिलीट। अगर आप ये लाइन ही भूल गए तो, ये लाइन आपने नहीं पढ़ी तो, कि यहां पर डिलीट ऑप्शन भी आएगा। देखिए, अब एलिमिनेशन टेक्निक में आपको बता रहा था कि आप क्या करें। जैसे आपको लगता है ये नहीं हो सकता तो इसके ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको एलिमिनेट करते आना चाहिए कि क्या नहीं हो सकता। देखिए, जैसे यहां पर वो पूछ रहा है, आपको लगता है ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब इन तीन में से आपको कोई लग रहा तो अपना पूरी एनर्जी इन तीन के ऊपर लगाइए। और आपको इस एग्जिबिट्स में, जैसे अगर ये पूछ रहा एड वाटर इंडस्ट्रियल स्टेट लीज एग्रीमेंट, तो अब आपने इतनी पूरी प्रिपरेशन तो करी होगी कि यार लीज एग्रीमेंट क्या हो सकता है। तो अब आप देखो, कहीं ना कहीं आपको लीज एग्रीमेंट ये देखने को मिल रहा है, वी हैव अग्रीड ऑन द टर्म ऑफ परचेज। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये क्या है। जैसे मैं इसको यहाँ ग्रीन कर रहा हूँ ना, वहां एक ऑप्शन आता है जिससे वो येलो हो जाता है। एम आई राइट सुशांत? यस सर। वंस यू हाईलाइट, द मोमेंट यू सिलेक्ट द टेक्स्ट, वहां पे ऑप्शन आ जाता है हाईलाइट करने का। वहां पे हाईलाइट का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको अगर कोई पॉइंट अच्छा लगा, जैसे देखिए ये पॉइंट अच्छा लगा अगस्त वाला, कि यार मेरे को जो डेट ना भूल जाऊं कहीं, तो दोबारा उसके ऊपर आप इसको यहां से येलो करके रख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब जैसे देखिए, इन्होंने यहाँ पे फिगर कैसे लिखा है, 22,87,525। तो आपको ये सारी चीजों को हाईलाइट करना, तो ऐसे इसको बोलते हैं एग्जिबिट वाले सिमुलेशन। तो जब आप सेकंड सिमुलेशंस कर रहे होंगे, जैसे दो आपके पास होंगे, अब जैसे देखिए ये भी कितना बड़ा सिम्स देख रहे हैं आप, तो आपके पास 20 मिनट्स होंगे। अब देखिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें से पैनिक हो जाते हैं कि अरे यार सर, ये एक एक चीजें पढ़नी पड़ेंगी क्या। बेटा, इसमें कई ऐसी इंफॉर्मेशन होंगी जो आपके काम की नहीं होंगी। जब आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे या जब हम आपको सिमुलेशंस कराएंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें स्कैन करते आना चाहिए। नहीं तो पता चले आप इनको एक एक लाइन पढ़ रहे हैं और कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो दो नुकसान होंगे। पहले, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन करने से माइंड थक जाएगा, एक, और कंसंट्रेशन करने के बावजूद नहीं समझ में आया तो दिमाग एक नेगेटिव सिग्नल देना शुरू कर देगा कि यार मेरे को तो समझ ही नहीं आया। ऐसा होगा कि नहीं होगा सुशांत, तुम बताओ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारी इंफॉर्मेशन में आपको स्कैन करना है, आपको नीचे से पढ़ना है कि वो क्या पूछ रहा है। जैसे उसने पूछा, इंश्योर दैट परचेज आर अलाइन विद द प्रोग्राम रिक्वायरमेंट। और आप कई बार नीचे ऑप्शन भी देख लीजिए क्या क्या हो सकता है, इससे थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। मतलब आप इसको पढ़ने के बाद, इसको एनालिसिस करने के बाद, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। और जैसे ही आपके 30 मिनट्स हो गए, लेट से आपने ये वाला पूरा सॉल्व कर लिया, मान के चलते हैं एग्जाम में ये आपसे पूरा बन गई, यहां पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या आप इसके ऊपर 20 मिनट एक्स्ट्रा देने को रेडी हैं? क्या देना चाहिए सुशांत, या इसको गेस वर्क में जितना आपको समझ में आया आगे बढ़ना चाहिए? क्या एडवाइस करोगे अगर कोई स्टूडेंट को यहाँ पे 30% समझ में आ गया, 70% उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करे वो? सर, मेन बात तो ये है कि हमारे को 100% मार्क्स ही नहीं लाने। हमारे को 75 चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। लेकिन हमारे को कुछ ब्लैंक भी नहीं छोड़ना। तो जितना आता है उतना तो हम अच्छे से कर दें, लेकिन हम ब्लैंक क्यों छोड़ के आए? जैसे अगर हमने लेट से 4 आपको, ऑप्शन टिक करे, हो सकता है उनमें से एक भी सही हो जाए। तो गेस वर्क भी थोड़ा स्ट्रेटेजिकली होना चाहिए। पता चले आप सेटिंग 0 4 सब में एक जैसा सिलेक्ट करके आ जाओ, तो 20% तो मिल ही जाएंगे, कुछ ना कुछ का तो हो गई। आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली गैस वर्क करना पड़ेगा, लेकिन गैस वर्क करना चाहिए। मैं ये एडवाइस करूंगा कि आप ऐसे अंधाधुंध ना करें। थोड़ा सा रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को पढ़ते हुए अब 3 4 मिनट में जो आपका दिमाग बोल रहा है वो पे आपको क्लिक करना पड़ेगा।
नहीं तो पता चले यार नहीं राइट। समझ में आ रहा, तो आपने आंख मूछा और ऐसे ऐसे, तो वो तो एकदम ब्लाइंड अप्रोच हो गई। थोड़ा सा लॉजिकली सोचते हुए, क्योंकि आपका समय खत्म हो रहा है। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि अगले अगर आपने इसमें ही समय बर्बाद कर दिया, मान के चलो, हो सकता है कि अगले 3 सिमुलेशन आपको बहुत सरल मिलने वाले हो, वो जो आपके सही होने वाले हो। जैसे अगला, यहां पर आपको कंपल्स मतलब ब्रेक मिलेगा जिसको आप 15 मिनट ले सकते हैं, तो आगे बढ़ेंगे। इट मे बी पॉसिबल कि जो अगले सिमुलेशन से वो आपके जॉनर के हों, आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो उधर 2 की टेंशन, उधर बहुत ज्यादा समय ले लोगे, तो क्या होगा, उधर बहुत ज्यादा समय लेने के कारण फिर इधर भी आप थोड़ा से पैनिक हो जाओगे। तो आपने अगर वहां पे 25 मिनट्स दिए, अब अगले 3 हैं, तो आप उसमें 1 घंटा आराम से दो। फिर आपको सोचना चाहिए कि यार ये 3 तो मेरे बिल्कुल सही होने चाहिए। और लास्ट के 2 जो होते हैं, मेरा एक्सपीरियंस है सुशांत, सरल होते हैं। बच्चे बोलते हैं लास्ट के 2 सिम्स बहुत सरल होते हैं सर, वो जो लास्ट वाले 2 सिमुलेशन होते हैं, क्योंकि वो वैसे ही टाइम बहुत कम बचा होता है, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं होते, जनरली बच्चे बोलते हैं। जी सर, जनरली होता है। पहले वाला जो सर सेकंड फर्स्ट टेस्टलेट आता है सिमुलेशन का जिसमें 2 होते हैं, एक वो टफ फॉर होता है, श्योर टेढ़े होंगे, वो फॉर उसमें श्योर एक मुश्किल होंगे। उसमें जनरली बच्चे बोलते हैं एक टेढ़ा होता है, एक थोड़ा सा हुँ। एवरेज होता है। लेकिन अगले 3 जो लास्ट के जो 2 होते हैं, वो जनरली आसान होते हैं। तो पता चले आपने सब्सटेंशियल टाइम डिफिकल्ट वालों में बहुत ही ज्यादा टाइम खराब कर दिया, और जो बिल्कुल सरल थे उसके लिए आपके पास टाइम नहीं बचा, तो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। फिर आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो आप फेल हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है कि लास्ट टेस्टलेट तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और जो बच्चे लास्ट टेस्टलेट तक पहुंच जाते हैं, वो बच्चे पास हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल सामने सुशांत बैठे हैं कि उनके 2, ये 5वीं के कितने छूट गए थे तुम्हारे सुशांत, 5वीं टेस्टलेट के? सर मेरे फार में 2.5 सिमुलेशन छूटे थे। देख लीजिए सामने है, फार में 2.5 छूट गए थे। हुँ। और मैं एक बात और बोलूं, अगर लास्ट के 2 सिमुलेशन में आपके पास 20 मिनट बचे और वो आपको आता भी होगा, तो आप नहीं सही कर पाओगे, ये गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। आपको आता भी होगा, लेकिन आपके पास समय कम बचा होगा ना, तो माइंड क्या है कि नेगेटिव चीजों के प्रति जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। अब आप पैनिक हो जाओगे, अरे यार मेरे पास तो 20 ही बने, आपके हाथ पैर फूल जाएंगे। आपका माइंड, अरे यार, आपको आ रहा है सिंपल सी जनरल एंट्री। अब वो अगर आपसे सिंपल ये भी पूछ रहा होगा कि आउटस्टैंडिंग अक्रूड इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, आपने डेबिट करना है, तो भी आपका दिमाग नहीं चलेगा, क्योंकि आपने क्या गलती करी है, आपने उस पे ज्यादा समय बिता दिया जो आपको नहीं आता था। क्या बोल रहा हूं मैं, राइट। उस पर आपने ज्यादा समय बिता दिया जो आपको नहीं आता था, और जो आपको आना चाहिए था उसके लिए आपने समय ही नहीं बचाया। तो 8 में से 5 भी पूरे सही हो जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन आपने कसम खाकर बैठनी है। कसम खा लेना बेटा, ये मैं आपसे कसम दिलवा रहा हूं, 20 मिनट से ज्यादा अगर आप ले रहे हैं तो आप पास ही नहीं हो पाएंगे एग्जाम में। अब कई बच्चे पूछते हैं कि सर, ग्लैम के सिमुलेशन सरल हैं या बेकर के सरल हैं? तो बेटा मैंने तो आपको दोनों सॉफ्टवेयर बता दिए हैं, ग्लैम, बेकर, वाइली। जब सिमुलेशंस ग्लैम में से आना ही नहीं है, बेकर में से आना ही नहीं है, किसी सॉफ्टवेयर में से नहीं आना बेटा, तो अब आप सुशांत, जैसे सॉफ्टवेयर में से तो आना नहीं है, तो क्या हमें फिर भी प्रैक्टिस करना चाहिए? इसके बारे में क्या बोलोगे आप? सर पहली बात प्रैक्टिस से ये समझ में आता है कि एग्ज़ाम का यूज़र इंटरफ़ेस कैसा है, कौन से बटन से क्या होगा, कहाँ पे क्या चीज़ मिलेगी मेरे को। सेकंडली सर टाइम मैनेजमेंट तो कोई सीख ही नहीं सकता बिना प्रैक्टिस के। यू बिल्कुल विल सही। नॉट बी एबल टू कंप्लीट योर एग्ज़ाम इफ यू डोंट प्रैक्टिस। तभी आई वाज़ लाइक अबाउट टू से दिस कि अब वाइली से नहीं आना, बेकर से नहीं आना, रॉजर से नहीं आना, ग्लेम से नहीं आना, तो करे ही ना, छोड़ के चले जाते हैं। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। सेम नहीं आएगा बट कॉन्सेप्ट सिमिलर होगा। प्लस यस। आपको अपनी इतनी सारी गलतियां मिलेंगी ना जब आप प्रैक्टिस करोगे, वो गलतियां, उन गलतियों में से व्हेन यू विल फाइंड आउट आपको दिखेगा कुछ तो सिली मिस्टेक्स हैं। वो सिली मिस्टेक्स आपसे वहां पे प्रिवेंट हो जाएंगी मैं आपसे एंड ये दैट बात इज गोइंग टू गिव यू मैं मार्क्स। आपसे पूछता हूं कि आपने हीरो होंडा चला ली, स्प्लेंडर चला ली, सब कुछ चला ली, और एक दिन आपको बुलेट पे बैठा दिया जाए, तो क्या आप बुलेट चला पाओगे कि नहीं चला पाओगे? मुझे ये बताओ। बिल्कुल चला लेंगे। स्प्लेंडर चला ली, बजाज चला ली, अरे गाड़ी में गियर वैसा ही लगता है, बस वो थोड़ी हैवी है, देख के घबरा गया कि अरे यार इसका तो वजन टन है। बेटा गाड़ी आपने नहीं चलानी, अगर आप डर जाओगे ना, माइंड ही तो सबसे खतरनाक चीज है। एक बात ध्यान रखो, मैं आपको यहाँ पे माइंड ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे सुशांत भी बैठे हैं, अंकुर भी बैठे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट जो एग्जाम दे के आते हैं, मैं उनसे यही बोलता हूं कि आप अपने आप को इस बात के लिए ट्रेन करो कि आपको पैनिक नहीं होना है बेटा। अगर आप पैनिक नहीं होने की प्रैक्टिस डाल लोगे, तो सच में पास हो जाओगे।
मैं बार बार बोलता हूं, जो पर्सन 4 घंटे में पूरा पेपर करता है वो शायद ही फेल होगा। सही है बात सुशांत? बिल्कुल सर, 100%। यू विल नो यू विल पास वंस यू कंप्लीट द पेपर। आपको इतना अच्छा फील हो रहा होगा ना उस टाइम पे कि 4 घंटे वाली ये जो युद्ध था, ये जो जंग थी, ये जो वॉर थी, ये मैंने अपनी तरफ से तो फुलफिल कर ली। बिल्कुल बेस्ट। उस आप वक्त तो ये भी नहीं होता कि पास होऊंगा या फेल होऊंगा, फर्क ही नहीं पड़ता किसी चीज से। यू जस्ट फील हैप्पी कि मैंने कंप्लीट कर दिया। बहुत अच्छी बात सुशांत ने बोली। जैसे मान के चलो अभी अभी आप एग्जाम दोगे, अप्रैल में देते हो, जून में रिजल्ट आएगा, कम से कम 3 महीने आप खुश तो रहोगे अपनी जिंदगी में कि यार 3 महीने मैंने पूरा करके आए हो। नहीं, अगर आपने पूरा ही नहीं करके आए तो आप दुखी हो जाओगे, आप नेगेटिव हो जाओगे लाइफ में। लेकिन जो पर्सन पूरा पेपर करके आता है ना, वो हैप्पीली आता है बाहर, और वो पॉजिटिव हो जाता है कि यार मैं पास हो जाऊंगा। और पॉजिटिविटी बहुत मैटर करती है। सच में वो बच्चे पास होते देखे मैंने। बिल्कुल सच सर। में मेरे को ये चीज बड़ी सरप्राइज होती थी कि यार जो बच्चे पूरा पेपर करके आ रहे हैं वो पास हो रहे हैं। और जो टैलेंटेड बच्चे हैं जो पैनिक हो जाते हैं, जो टैलेंट थे लेकिन उनको ये नहीं पता था कि हमें पैनिक नहीं होना है। तो क्या हम्म। बात आपने आज के इस वर्कशॉप में सीखी सर? पैनिक नहीं होना है, AICPA के ब्लूप्रिंट की अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना है, समरी नोट्स बनाना है, और जनरल एंट्री के ऊपर बहुत स्ट्रांग होना है, बैलेंस शीट डेट के एडजस्टमेंट पे बहुत स्ट्रांग होना है, रेशियो एनालिसिस पे। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस करते 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 वो आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी, वो सिचुएशन आ जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, कितनी ही प्रैक्टिस क्यों ना करी हो, वो 4 घंटे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए इतना कॉस्टली पेपर होता है, 60,000 समथिंग लगते हैं। तो एक मिडिल क्लास पर्सन दोबारा फिर हिम्मत नहीं कर पाएगा कि यार मेरे एक पेपर चला गया। और मान के चलो आप हिम्मत भी कर लोगे ना बेटा, तो कहीं ना कहीं जब आदमी एक बार फेल हो जाता है ना, उसके माइंड में नेगेटिविटी आ जाती है। सुशांत, कितने डिप्रेस हो गए थे जब तुमने मुझसे बात करी थी, पेपर देके आए थे? क्या तुमको बिल्कुल फीलिंग आती सर। थी, ये बताओ तुम है। सर मैं फार का एग्जाम, टू ऑल ऑफ यू, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं फार का एग्जाम दे के आया। मैंने सीए के एग्जाम्स भी दिए हैं, तो मेरे को पता है कि व्हाट इट इज टू सिट फॉर अ प्रोफेशनल एग्जाम। मैंने लाइफ में कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं करा था एग्जाम हॉल से आके। आई हैव बीन अ वेरी वेरी आई हैव बीन अ टॉप स्कोरर मेरे स्कूल में, कॉलेज में, हाई स्कूल में। तो मेरे लिए वो चीज वॉज कि इस पेपर ने तो मेरे को एक डिफरेंट एंगल से टेस्ट किया है, जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि सुशांत, ये तुम्हारा एंगल भी सर है मेरे को क्लेम से टेस्ट तो करने का। सिमुलेशन आए नहीं, ये नहीं है। मैंने फिर भी 40 मिनट बात करी, मैं तुमको काम डाउन किया। मैंने बेटा जी तुम पास हो रहे हो, मैंने बोला था इसको उस दिन में, मुझे आज भी याद बिल्कुल। है। बट सर वो सारी गलतियां आपने मेरी सुधरवाने की, लाइक आपने मेरे को जो टिप्स दी, मैंने वो सारी टिप्स को फॉलो किया। एंड सर यू नो द डिफरेंस, जब फार के बाद हमारी बात हुई थी एंड ऑडिट के बाद हमारी बात हुई थी। यस, तो जब ये ऑडिट के और बाद देख के आए तो इसने बोला हाँ, सर पूरा सिमुलेशन करके आप तो पास हो रहा हूं। इसने खुद कह दिया था सर ऑडिट में पास हो रहे हैं। तो सर एक, इनफैक्ट सर आपने मेरे हेलो से, जस्ट आई सेड हेलो एंड आपने मेरे को बोला कि अब बड़े खुश लग रहे हो अपनी आवाज से, तुम पक्का पास हो रहे हो इस बार। तो ये कॉन्फिडेंस मेरे को इसलिए आ जाता है क्योंकि हम स्टूडेंट को समझ जाते हैं। मुझसे बात, मैं जनरली, अभी अंकुर ने भी एग्जाम दिए हैं, मैं जनरली एग्जाम के 1-2 दिन पहले हर स्टूडेंट से बात करता हूँ कि उसकी नर्व्स कंट्रोल हो जाए वो। क्योंकि देखो ये जो एडवाइस होती है ना, समटाइम बहुत वैल्यूएबल होती है। आपके साथ में एक प्रोफेशनल पर्सन जब आपको कॉन्फिडेंस देता है तो आप खुद पॉजिटिव होकर एग्जाम देने जाते हो। दैट्स वाई मैं ये वर्कशॉप को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करा रहा हूँ। अंकुर ने हैंड रेस किया है। अंकुर, कुछ स्पेसिफिक बात कहना चाहोगे? यस अंकुर। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि एक तो सिमुलेशंस जो हमें प्रैक्टिस करनी ही चाहिए, उसमें दो बेनिफिट होते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि सिमुलेशंस अदरवाइज हमें टच करने में ऐसा लगता है कि अरे अभी तो सिम्स करने हैं, इतने चैप्टर के सिम्स करने हैं, अभी तो इतने सारे सिम्स करने पेंडिंग है, 1-2 घंटे के लिए बैठना पड़ेगा सिम्स करने के लिए, 3 घंटे के लिए बैठना पड़ेगा। बट मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब हम 4 से 5 चैप्टर के सिम्स विद इन, मतलब बैक टू बैक, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो विद इन वीक ऑफ टाइम अगर हम कर लेते हैं, तो वो आपके सिम्स की जो रीडिंग है वो इतनी प्रैक्टिस में आ जाएगी आपके, आपको मतलब सिम्स को, आप रीडिंग को एंजॉय करना शुरू कर दोगे रादर देन फियरिंग ऑफ सिम्स। उसके बाद एग्जाम में जो पैनिक तो होता है, नो डाउट, मुझे भी बहुत पैनिक हुआ था। मेरी जो फोर्थ टेस्टलेट थी उसके जो सिम्स थे उसने हाफ एन आवर मेरा एक्स्ट्रा ले लिया। लास्ट टेस्टलेट के लिए मेरे पास सिर्फ 35 मिनट्स बचे थे, और लास्ट सिम के लिए मेरे पास 13 मिनट्स बचे थे, जिसमें से कि 11 मिनट के अंदर सिम पूरा करके, और मैंने 2 मिनट पहले पेपर को सबमिट किया। और वो भी इसीलिए कि मैंने 2 मिनट पहले सबमिट कर दिया, तो मैं सेटिस्फाइड था कि एग्जाम में टाइम खत्म नहीं हुआ, मैंने पेपर सबमिट किया अपने हाथ से। दैट्स द गुड स्पिरिट। तो पैनिक होता है अंकुर, तुम्हें भी फीलिंग आई थी कि यार ये नहीं हो पाएगा यार, अपन तो गए, ऐसा फीलिंग सर आ जाती है? सर जब थर्ड टेस्टलेट ओपन हुई थी ना, तो सिम देखते ही एक बार तो मेरे होश उड़ गए थे। आप जो सोच लीजिए, अंकुर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं फिर भी वो बोल रहे मतलब हैं। मुझे मुझे ऐसा लगा कि ये
कौन से चैप्टर के क्या दे दिए, दोनों सिम्स आए हैं, दोनों सिम्स के अंदर प्रैक्टिकल तो कुछ भी नहीं है, एक उसने सब्सिक्वेंट इवेंट उठा के दे दिया, एक कंटिजेंसी उठा के दे दिया। तो इसका मतलब ये है कि सर सीपीए की एग्जाम कमजोर दिल वाले इंसान के लिए नहीं है सुशांत, ये मानते हो कि नहीं? जो कमजोर भाई हार्ट थोड़े से 100%। कमजोर होते हैं, भले आपको आता हो, लेकिन आपको सर कमजोर दिल प्रैक्टिस का नहीं वाली मानते। बात है, मतलब सिलेबस मैंने ये दोनों जो ये सब्सिक्वेंट इवेंट वाला चैप्टर था, ये यूजुअली मतलब मैं कर रहा था, बट उतना ध्यान से नहीं कर रहा था इसको, तो कहीं ना कहीं लैग कर रहा था। लेकिन जाने से पहले मतलब मैंने इंश्योर किया कि मतलब कोई भी चैप्टर ऐसा ना हो जिसके बारे में मुझे ये पता ही ना हो कि कॉन्सेप्ट है क्या। मे भी हो सकता है मैं भूल जाऊं वहां पे, बट एटलीस्ट मैं करके तो जाऊं। तो राइट, राइट, राइट। अंकुर, मैं तुमसे और सुशांत से, पहले सुशांत से पूछ लेता हूँ। सुशांत मुझे बताइए, मैं फिर आपको सभी को बताऊंगा, एमसीक्यू के तुरंत बाद सिमुलेशन करना चाहिए या पूरा सारे एमसीक्यू करने के बाद सेकंड रिवीजन के टाइम करना चाहिए? मैं फिर आपको सही अप्रोच बताऊंगा। सर, मेरी मेरी जो पर्सनल अप्रोच रही है हमेशा ही पढ़ाई को लेके, आई हैव बीन अ गाय, मेरे को लिखना पसंद है। लाइक आई रीड माय बुक एंड देन आई मेक नोट्स। मेरे पास लाइक दिस इज माय ऑडिट के नोट्स पड़े हुए हैं, आज भी सारे बनाए हुए हैं। तो द थिंग इज, आई बिलीव द मोर यू रिविजिट अ टॉपिक, द मोर इट गेट्स क्लियर इन योर हेड। तो एक बार जब पढ़ाई कर ली, उसके बाद उसको लर्न कर लिया, उसके बाद एमसीक्यूज कर लिए, भूल गए और अगले चैप्टर पे चले गए। वेरी गुड। 5 चैप्टर्स हो गए, 5 चैप्टर्स हो गए, उसके बाद सबको रिवाइज करा और उसके बाद आपने क्या करा, सिमुलेशन। इससे हुआ क्या, अगर आप बेसिकली थोड़े टाइम फ्रेम में, आपने 3 दिन पढ़ाई करी, 3 दिन में आपने लर्निंग कर ली, एमसीक्यूज कर लिए, सिमुलेशंस कर लिए, राइट। अब लेकिन आप इन 3 दिन के बाद 20 चैप्टर्स के बाद वापस इस पे आ पाओगे, राइट। बट इफ यू डू इट इन दिस वे कि आपने पहले एमसीक्यूज कर लिए, फिर कुछ दिन के बाद जब आपके 5 या एक बंच ऑफ चैप्टर्स हो गए, 3 4 5 चैप्टर्स हो गए, उसके बाद आप वापस आए, आपने रिवाइज करा, तो इस कारण से आपकी एक बार लर्निंग, एक बार रिवीजन बिफोर एमसीक्यूज, और एक बार रिवीजन फिर से होगी सिमुलेशन से पहले। प्लस आपने 1 महीने के गैप में जो एक चैप्टर एक ही बार पढ़ना था, उसको आपने यहाँ पे 2 3 बार पढ़ लिया, वो भी 15 15 दिन के गैप में, एक टाइम फ्रेम के गैप में। सो इट गेट्स मोर क्लियर इन योर हेड। और उसके बाद जब आप लास्ट रिवीजन कर रहे होते हो ना, आपके पास कॉन्फिडेंस होता है कि यार मैंने इस चैप्टर को 3 बार पढ़ा है, मैंने इस चैप्टर को 2 बार पढ़ा है, तो बहुत जल्दी रिवीजन हो जाती है। प्लस इफ यू मेक योर हैंडमेड नोट्स, तो रिवीजन इज इवन फास्टर। बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड इट इज वेरी डिफिकल्ट कि 15 20 चैप्टर्स सारे के सारे एक साथ रिवाइज करके एग्जाम से 2 दिन पहले, एक दिन पहले, और परसों आपका एग्जाम हो, तो इट बिकम्स अ टफ टास्क। दिस इज व्हाट आई हैव फॉलोड। पहले एमसीक्यूज, वापस फिर मैं सिम्स पे आया उन्हीं चैप्टर्स के। देखिए, नोट्स बनाना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और नोट्स के स्पेसिफिकली मैं 2 3 पॉइंट्स और बोलूं। नोट्स आप जो हम लेक्चर में आपको डिलीवर करता हूं उसको तो सुनिए, जो मैंने आपको सेल्फ मेड नोट्स दिए हैं, साथ में रिव्यू प्रोवाइडर्स की बुक्स दी हैं उसको भी पढ़िए। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको नोट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो गलत हो गए थे आपके क्वेश्चंस, या कोई ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगे थे अरे यार यहाँ पे मैंने कुछ नया लर्न किया, इवन हम्म। आपका क्वेश्चन गेस वर्क में सही हो गया, लेकिन आपने समथिंग न्यू सीखा, जैसे आपने परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कैलकुलेट करना सीखा। आप अभी आप देखेंगे जब आप यूनिट 3 में पहुंचते हैं, तो जहां पर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस हैं, तो आप वहां स्पेसिफिकली कोई बात सीखेंगे। तो जो क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में गलतियां हुई उसको भी नोट डाउन कीजिए। जो सिम्स में आपने गलतियां करी हैं, कुछ पॉइंट आप सीखेंगे सिमुलेशन से, सिमुलेशन का जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आता है उसको भी पढ़िए। मतलब एक बार, पहली बार इतनी मेहनत कीजिए कि सेकंड टाइम आपको कम मेहनत करना पड़े, और तीसरी बात आपको और भी कम मेहनत करना पड़े। 3 रिवीजन रखेंगे तो सर, एक तो आपके नोट्स को पूरे पढ़ना है, रिव्यू प्रोवाइडर की बुक्स में से कुछ पॉइंट्स स्पेसिफिकली निकालना है, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से निकालना है, कुछ सिम्स में निकालना है, इन सबको कंसोलिडेट करना है। अब कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनका स्कोर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा है, जैसे कि उस दिन मुझसे गौरव शर्मा बात कर रहे थे कि सर मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ, पढ़ाई तो पूरी कर रहा हूँ, बट मेरा स्कोर 40 से 50% के ऊपर नहीं बन रहा है। सुशांत, क्या गाइड करना चाहोगे तुम? 40 से 50 के ऊपर इनका आ ही नहीं रहा, लेक्चर पूरे समझ में आ रहे हैं इनको, बट क्या अप्रोच इनकी होनी चाहिए? मैंने तो गाइड किया है, बट मैं सर तुमसे, नोट्स सर। बनाए, सेल्फ मेड नोट्स, दैट्स जी द सर। ओनली थिंग। तो गौरव मैं आपको स्पेसिफिकली अनम्यूट करूंगा। आप थोड़ा सा कुछ आपके क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, गौरव शर्मा। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। तो जैसे मैंने आपसे बात करी थी, बताया था कि मुझे कंसेप्ट समझ में आ गए हैं, रिकॉर्डिंग इतनी बार देख ली कि मुझे पता चल गया कि अब आगे आप इस रिकॉर्डिंग में बोलने क्या वाले हो। तो वो मेरी लिसनिंग पावर या रिवाइजन बोलो उसको, कि मैंने इतनी बार रिवीजन कर लिया उसको, आपकी रिकॉर्डिंग्स को, कि मुझे समझ आ गया कि ये होता क्या, इंडिपेंडेंस में एक्चुअली करना क्या है, इससे ज्यादा और क्या पढ़ूं।
लेकिन जब टेस्ट देने जा रहा हूँ, खुद को एनालाइज कर रहा हूँ, तो वहां पर द क्वेश्चंस व्हिच इज कमिंग अप, इट्स एब्सोल्युटली डिफरेंट जो मैं समझ रहा था. I don't know if I'm just able to make you guys convinced कि मैं क्या बताना चाह रहा No, I get you. I get you what you are saying. I can totally understand what you are saying. See, हूँ. Gaurav, if I'd like to answer you. See, अगर आपका स्कोर कम आ रहा है ना, आपने सर की वीडियोस इतनी बार देख ली है कि अब आप कह रहे हो कि यू नो व्हाट ही इज अबाउट टू से, ठीक है. I would suggest do not spend more time, do not invest more time in rewatching those videos again and again. Do one thing. If you spend that time on redoing these questions again and again ना, तो गलती यस होगी नहीं. You have to redo MCQs. एक बार MCQ करके काम नहीं चलेगा. 2 बार भी करने पड़ सकते हैं और कुछ टॉपिक्स के तो 5 बार भी करने पड़ सकते और हैं. मैं आपको यहाँ पर एक छोटे सा इंपॉर्टेंट बात और बोलूं, अगर आपका एमसीक्यू कोई जब तक आपको लॉजिकली समझ में नहीं आया, यस लॉजिकली, तब तक आपको उस एमसीक्यू से मूव ऑन नहीं करना चाहिए, मेरा ये भी मानना है. अगर आपने, सर. क्योंकि वो एमसीक्यू नहीं है अकेले, वो एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में नहीं आया. जैसे आप कोई कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपको अगर वो समझ में नहीं आया तो आप मूव ऑन नहीं कर सकते कि नहीं मैं इसको छोड़ के अगले पे, मतलब आप एक कंसेप्ट में मिसिंग. और एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, ग्लेम में स्पेसिफिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेकर के कंपैरिजन में बहुत डिफिकल्ट है. ये मैं खुद बोल रहा हूं, मैंने यार दोनों सॉफ्टवेयर को बहुत डिटेल स्टडी किया हुआ, पहले बेकर से भी पढ़ाया, अभी ग्लेम से पढ़ा रहे. तो ग्लेम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का लेवल इतना हाई है कि एग्जाम में उससे आसान आएंगे. ये बात यस सुशांत आप बताइए कि एमसीक्यू सरल आते हैं या डिफिकल्ट आते हैं? सर एमसीक्यू सरल आते हैं. और इजी इजी. एमसीक्यू सरल आते हैं, प्लस गौरव देयर इज अ वेरी बिग थिंग. दिस एग्जाम इज नॉट गोइंग टू टेस्ट योर एबिलिटी टू लर्न, कि आप रट के कितना आ सकते हो. दिस इज नॉट गोइंग टू टेस्ट दिस, ठीक है. इट इज गोइंग टू टेस्ट कि आपने अंडरस्टैंड क्या किया है, कितना आप समझे हो. प्लस गौरव, आई वुड, आपने बुक रीडिंग करी है? हाँ, हैव यू रेड द बुक? नहीं, सर तो पढ़ाते ही हैं, बट हैव यू योरसेल्फ रेड द बुक विदाउट द वीडियो? ये मेरी पहले अप्रोच नहीं थी. तो जब मेरी कल या परसों बात हुई थी, तो उसके बाद आई हैव रेड द एंटायर बुक्स. उसके बाद सरप्राइजिंगली आई स्कोर 67 टुडे. हाँ, वो टॉपिक बहुत एक छोटा था, सीओडी वाला, प्रोफेशनल कंडक्ट वाला, उसी को मैंने ओके. दिया. आई स्कोर 67. आई वाज हैप्पी कि राइट. चलो मैंने एटलीस्ट इंप्रूव किया है. तो रीड, आई थिंक बुक रीडिंग इज लिटरली लिटरली रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट. इट हाँ, इज ये इम्पोर्टेंट. प्लस आप, मैं एक और सजेशन देता हूं. इफ यू रीड 2 पेजेस, ओके, द मोमेंट यू एंड 2 पेजेस, इन 2 पेजेस से तीसरे पेज पे मत जाओ. एक बार सोचो कि इन 2 पेजेस में क्या था, एंड आपको रियलाइज होगा कि इन 2 पेजेस में सिर्फ 3 पॉइंट थे, या फिर सिर्फ 4 पॉइंट थे याद रखने वाले. और आप उन 4 पॉइंट्स को लिख लो एक नोट्स पे. यू टेक अ नोटबुक एंड राइट इट विद योर हैंड. आप उस पे, आपको यही रियलाइज होगा कि पूरे पूरे हर एक चैप्टर के अंदर 25-30 पॉइंट से ऊपर कुछ होता ही नहीं है. बाकी सब तो बैकग्राउंड कहानियां ये वो होता है. बट 20-25-30 पॉइंट होते हैं मैक्सिमम, जो आपको हर एक चैप्टर के याद रखने होते हैं. उन्हीं से ही सारे एमसीक्यूज और बनते हैं. आप पूरे लेक्चर को सुनने के बाद, रीड करने के बाद, आप देखो कि क्या आप इस चैप्टर पे एक अच्छे लेवल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पा रहे हो कि नहीं. जैसे आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, लाइक डिटेक्शन रिस्क, ऑडिट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, इनहेरेंट रिस्क, रिस्क ऑफ मटेरियल. ये बड़े प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं कि अगर आरएमएम ज्यादा है तो हमारा मटेरियलिटी का लेवल क्या होना चाहिए, मटेरियलिटी हाई होना चाहिए या मटेरियलिटी लो होना चाहिए, इनवर्स रिलेशन. तो आप इसको थोड़ा सोचो, इसको जैसे मैं तो आपको फिगर रख के समझाता हूं कि अगर बहुत ज्यादा रिस्क है तो आप मटेरियलिटी का लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं रख सकते, आप छोटे छोटे बिल भी चेक करोगे. मैं तो आपको जनरल लैंग्वेज में एग्जांपल्स देता हूं. उन जनरल लैंग्वेज के एग्जांपल को आप लिखो कि सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि अगर रिस्क बहुत ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा, मटेरियली लेवल बहुत हाई नहीं, मैं बहुत क्या करूंगा, सेट करूंगा. तो सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, थोड़ा सोचा करो कि अच्छा सर ने ये पॉइंट बोला तो यार इसके पीछे क्या लॉजिक से बोला होगा. जब तक आप लेक्चर को केवल सुनना नहीं है, सुनकर पूरा समझने की कोशिश करना चाहिए कि सर अगर बोल रहे हैं कि सैम्पलिंग रिस्क, या सर जो बातें बोल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली अगर आप प्रॉपरली बुक्स पढ़ेंगे, अपने सेल्फ मेड नोट्स बनाएंगे. देखो आज आप जेनपेक्ट में, एक्सेंचर में काम कर रहे हो, आप ऑलरेडी एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करो, तो इट मींस दैट यू हैव टैलेंट. अदरवाइज आपको इतनी बड़ी कंपनी हायर नहीं करती. यू ऑल आर वर्किंग इन बिग कॉर्पोरेट्स, तो डेफिनेटली आप में टैलेंट है. लेकिन
आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय देना पड़ेगा, और इसके बावजूद अगर आप नहीं थोड़ा सा और स्ट्रगल करते हैं तो टेक गूगल हेल्प। जैसे सब्सटेंटिव प्रोसीजर वर्सेस एनालिटिकल प्रोसीजर, आपको क्लियरिटी ऑफ माइंड होना चाहिए कि यार व्हाट आर द थिंग्स कवर अंडर द एनालिटिकल प्रोसीजर, व्हाट आर द थिंग्स कवर अंडर द सब्सटेंटिव प्रोसीजर। उसके नोट्स बना लो, 4 जगह लिख लो। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, और देखो जब एक इंसान मेहनत करता है और बिलीव करता है तो रिजल्ट इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट। और किसी के कोई क्वेश्चन हो को तो हैंड रेस कर सकते हैं, मैं फिर और आगे वर्कशॉप को आगे कंटिन्यू करें। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन? पर एक क्वेश्चन है मेरा यस गौरव। कि ये जो परसेंटाइल मेथड होता है इसमें एग्जाम को क्लियर करने का, क्योंकि आपने एक वीडियो में बोला था कि परसेंटेज से पास नहीं होते, परसेंटाइल से पास होते हैं। देखिए, इसके बारे में तो सबको, किसी को भी पता नहीं होता कि वो एग्जाम में किस क्वेश्चन के क्या मार्क्स हैं। सच बोल रहा हूं। मतलब मैंने ऐसे बच्चों को भी पास होते हुए देखा, मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि ये वीडियो अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाएगा तो वो कहीं ऑफेंड ना हो जाए कि सर आपने हमको वीक क्यों बोल दिया, हम तो आज सीपीए बन के बैठे हैं। कुछ मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन पे सच में मुझे डे वन पे बिलीव नहीं था, लेकिन वो 2-3 बार फेल हो चुके थे। जिस इंस्टीट्यूट से आप आ रहे हैं छोड़कर, उनका नाम नहीं लेंगे, आप बाकी सब समझदार है, वो भी वहां से 2-3 बार फेल हो गए। फिर मेरे पास ज्वाइन किए, उनके फादर साहब ने भी मेरे से बात करी कि बोले सर हमारा बेटा तो बिग फोर में काम करता है, तो टैलेंट तो होगा उसमें। आज अगर कोई पर्सन ई एंड वाई में काम कर रहा है और वो सीपी की 4 एग्जाम ऑलरेडी दे चुका, वो क्यों पास नहीं हो पा रहा है? तो उसके फादर साहब से मैंने एक बार बोला कि आप एक काम करो, आपके बच्चे को मेरा एक प्री रिटर्न टेस्ट देने। तो मैंने उससे 4 एंट्री पूछी अनअर्ड इनकम की, एक डेफर्ड टैक्स की जनरल एंट्री पूछी कि मैंने डेफर्ड टैक्स, एडवांस टैक्स और करंट टैक्स में क्या डिफरेंशिएट बता सकते हो? तो वो बोले सर इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं है। लेकिन मैं बोला एक काम करता हूं, मैं आज, आप मुझे भी फीस मत डिपॉजिट करो, मैं एक लेक्चर भेजता हूं, इस लेक्चर को देख ये बच्चा देखेगा, और उसके बाद मैं इससे 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछूंगा। अगर वो ये कर देगा तो इसका मतलब इसमें टैलेंट है। तो सबसे पहले आपको ये बात भी समझनी पड़ेगी कि आपका बेसिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। मैं बार बार इसके ऊपर फोकस करता हूं। जैसे कल का मेरा सेशन था एक्सपेंडिचर की, मैंने अकाउंटिंग सिखाई आपको। आज के सेशन में आपको इनकम की अकाउंटिंग में सिखाऊंगा। तो जब तक आप अपना साउंड बेस नहीं करेंगे, इवन ऑडिट को पास करने के लिए भी आपको क्लियर डिस्टिंग्विशमेंट पता होना चाहिए, एंगेजमेंट लेटर क्या होता है। अब जैसे छोटी सी बात होती है कि एंगेजमेंट लेटर ऑडिटर देता है या मैनेजमेंट देता है, यह बात आपको अकेले में बैठ के सोचनी चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या है, एंगेजमेंट लेटर क्या है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है। यू हैव टू थिंक फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ ऑडिटर। जब तक आप ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना नहीं सीखेंगे, आप ऑडिट को पास नहीं कर पाएंगे। सुशांत, और कुछ स्पेसिफिक टिप्स जो ऑडिट के पेपर के लिए देना चाहते हो आप? जी सर, ऑडिट के पेपर में एक और चीज है कि अगर 2500 एमसीक्यूज है ना, तो 2500 का 10% एटलीस्ट 10% एमसीक्यूज आपको हो सकता है आपके बुक में कवर्ड ही ना हो, एज एन दैट मे नॉट बी द पार्ट ऑफ द कंटेंट ऑफ द बुक विच यू आर रीडिंग। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बट द थिंग इज दोज एमसीक्यूज, अब वो आपका स्कोर कम दिखाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि वो आपने पढ़ा ही नहीं है। बट वॉट वी हैव टू डू इज, जो हमने एमसीक्यू गलत कर लिए ना, उसको हम उनसे रिलेट, अब लाइक इफ दैट टॉपिक इज इन माय बुक, देन इट्स ओके, इट इज माय फॉल्ट, आई डिडंट स्टडी वेल, आई हैव टू रीडू द टॉपिक एंड देन आई विल डू द एमसीक्यू अगेन। बट what if that topic is not in the book? What if that MCQ is not in the book? You should write down that MCQ. एक बारी उसको लिख लोगे ना, तो आपको ये रहेगा कि you know now, you know कि there is something more from the book and these MCQs which are not covered in the book. एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है, बिल्कुल तो you कुछ। should have the knowledge of everything. और मैं आपको बताऊं, कोई भी रिव्यू प्रोवाइडर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कैसे कवर कर सकता? आप सोचिए, मैं आपको एक छोटी सी बात के ऊपर, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के ऊपर 10 नए प्रकार के क्वेश्चंस बना के दे सकता हूं। आज आई कैन इन्वेंट 10 मोर क्वेश्चंस। कि एरर करेक्शन के ऊपर मैं आपको बना के दे सकता हूं कि अगर स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया तो उसका प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अगर स्टॉक अंडर वैल्यूड हो गया तो उसका प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, स्टॉक को हमने अगर एंट्री नहीं की तो उसका वर्किंग कैपिटल के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अगर हमने स्टॉक की एंट्री नहीं की तो उसका करंट एसेट्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, करंट लायबिलिटी पे क्या पड़ेगा, ऑपरेटिंग इनकम के ऊपर क्या क्या पड़ेगा। कहां कहां सोचोगे आप? एक कॉन्सेप्ट से आपको 20-20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना के दिए जा सकते हैं, 30-30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना के दिए जा सकते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कंसोलिडेशन पढ़ोगे, कंसोलिडेशन में एनसीआई पढ़ोगे, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, उसके ऊपर आपसे 20 प्रकार के नए क्वेश्चन बना के पूछे जा सकते हैं। तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछ सकता है, बस आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर जाना है। और आप मेरी थ्रू आउट द क्लासेस को देखिए, चाहे मेरी बेसिक फंडामेंटल को देखिए, चाहे लाइव क्लासेस को देखिए। इवन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द सिमुलेशंस आल्सो। हम लाइव क्लास में सिमुलेशंस कर रहे हैं। वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट इन द इंडिया
जिसमें मैं आपको लाइव क्लास में सिमुलेशंस कराता हूं। आपने देखा होगा, मैंने आपको एनालिटिकल प्रोसीजर के कराए, मैंने आपको बेसिक फंडामेंटल के 25 घंटे के लेक्चर दिए ऑडिट में, जो कि लोगों के चैप्टर खत्म हो जाते हैं। जब इतना डेप्थ हम पढ़ाते हैं तो आपको भी अब जैसे सुशांत की एडवाइस है कि फार पहले देना चाहिए, तो मेरी एडवाइस ये कि देखिए, फार और ऑडिट का रिलेशन है, लेकिन अगर आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया, स्टिल यू कैन गिव द ऑडिट। जी सर, परफेक्ट है वो। अगर थोड़ा सा बेस पता है, बैकग्राउंड पता है फार का क्या है, आराम से दे सकते हैं ऑडिट जैसे का पहले। आपको, इसीलिए तो हम 25-30 आवर्स के लेक्चर आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें मैं आपको जनरल एंट्रीज बताता हूं, जिसमें मैं आपको अकाउंट रिसीवेबल की एंट्रीज बताता हूं, जिसमें मैं आपको रेशियो एनालिसिस, आप देखिए अराउंड 18-20 आवर के लेक्चर में ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूं फंडामेंटल के। वो फंडामेंटल लेक्चर देखेंगे, यू कैन गिव द ऑडिट फर्स्ट ऑल्सो, तो आप ऑडिट को भी पहले दे सकते हैं। सबसे डिफिकल्ट, अगर सुशांत, फार और ऑडिट में ज्यादा क्या लगता है, डिफिकल्ट क्या है पास करने के सर बाद? स्टार्टिंग में ऐसा लगा था कि फार डिफिकल्ट होगा, बट ऑडिट इज मोर प्रैक्टिकल। यू लाइक फार के अंदर दे कैन टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, बट द टेस्टिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू हैव अबाउट फार इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या कर लेंगे हद से ज्यादा? आपसे जनरल एंट्री लिखवा लेंगे, राइट? आपसे कुछ कैलकुलेशंस करवा लेंगे, ईपीएस निकलवा लेंगे, ये करवा लेंगे, वो करवा लेंगे। बट व्हेन इट कम्स टू ऑडिट, दे गिव यू अ सिचुएशन. You have to feel like you are the auditor of the company. You have to step in the shoes of the auditor, and you have to give the best alternative which you are thinking about. तो वो जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है ना, उसको थिंक करते वक्त वो एक स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड चीज नहीं होती। गेटिंग माय पॉइंट? इट इज नॉट अ थिंग विच इज रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक टॉपिक. और इट इज बहुत, अ थिंग विच इज रिलेटेड टू द नॉलेज यू हैव अबाउट ऑडिट. और देखिए फार में तो क्या है कि आपका आंसर आपके कैलकुलेटर पे भी आ जाएगा, हम्म. मैक्सिमम आंसर आपके कैलकुलेटर पे आ जाते हैं, और फिर आपको मैच करना पड़ता है कि सही आया कि नहीं आया। ऑडिट में तो आपके कैलकुलेटर पे आंसर आना ही नहीं है। आप कैलकुलेट करोगे, ईपीएस कैलकुलेट करोगे, तो आप नेट इनकम डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग करोगे, तो फिगर आसपास आ जाएगा, तो आप कर लोगे। लेकिन ऑडिट में तो कैलकुलेटर पे कुछ नहीं आना है, तो ऑडिट डिफिकल्ट नहीं है। मैं पहले बोल रहा हूं ऑडिट डिफिकल्ट नहीं, ऑडिट प्रैक्टिकल ज्यादा है, रियलिस्टिक ज्यादा है, मतलब आपको रियल सिचुएशन को सोचना पड़ेगा। अभी जैसे आप लोग मुझसे पढ़ने वाले आने वाले समय में परचेज का ऑडिट या सेल्स का ऑडिट, उस चैप्टर में तो आपको बिल्कुल ऐसे सोचना पड़ेगा कि यार ये सिचुएशन है, मेरा एक बिजनेस है यार, यहाँ पे किस प्रकार के फ्रॉड हो सकते हैं, मुझे कैसा कंट्रोल स्टेब्लिश करना चाहिए, जैसे मुझे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज करना चाहिए, मुझे वैलिडेशन चेक लगाना चाहिए, वो सारी चीजें हम सोचेंगे। ऑडिट डिफिकल्ट मत कहिए ऑडिट को, ऑडिट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल सिनेरियो। आपको इस प्रैक्टिकल सिनेरियो में होकर सोचना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, एमसीक्यू ऑडिट के पेपर में भी सरल ही आएंगे। ऑडिट के पेपर में भी देखिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वो क्यों नहीं देख सकते, उसका रीजन मैं बता रहा हूं। 1 मिनट के अंदर अगर आपको क्वेश्चन करना है, अगर 6 लाइन लिख देंगे, तो क्या 1 मिनट में 6 लाइन को पढ़ के एनालाइज कर पाओगे आप? 39 मल्टीपल चॉइस, 78 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में, 78। तो 78 क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास 78 मिनट से ज्यादा नहीं होगा। तो अगर वो 6 लाइन का क्वेश्चन डालेंगे, अरे एक एक लाइन के कम से कम 20 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन में आपको बोल रहा हूं, 1 से 1.5 लाइन के अंदर आपके एक एक क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ऑडिट को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मत मानिए, एमसीक्यू में आपका सही स्कोर आना चाहिए। सिमुलेशंस में इंप्रूव करने के लिए कोई स्किल बताना चाहते हो सुशांत? तो इंप्रूव करने के सर लिए सिमुलेशंस या फिर अगर एमसीक्यू भी, अगर स्कोर कम आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट नहीं है, कंटेंट नॉलेज कंप्लीट नहीं है। कंटेंट नॉलेज अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करने के बाद उन एमसीक्यूज और इन सिमुलेशंस को रीडू करना, दैट इज द ओनली ऑप्शन यू गाइस हैव, नथिंग एल्स। और कर ही क्या सकते हैं? पढ़ाई करने के अलावा और कर ही क्या सकते हैं? सो बेसिकली यू हैव टू कीप द नॉलेज ऑफ द कंटेंट वेरी स्ट्रांग। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बाकी एग्जाम्स और सीपीए का डिफरेंस बताने की कोशिश। आपने पता है कोसो कोसो फ्रेमवर्क है, वो जो इंटरनल कंट्रोल्स का होता है उसके। कंपोनेंट ऑफ ऑल, हाँ हाँ, कंपोनेंट पांच 5। पांच है। क्राइम, क्राइम से आपने याद रखा होगा, राइट? तो ये 5 जो हेडिंग्स है, इस हेडिंग को आप एक जो फुल फ्लेज एग्जाम होता है जिसके अंदर दैट इज नॉट ऑप्शनल, दैट इज सब्जेक्टिव, आपको लिखना होता है एंड इट इज नॉट अ कंप्यूटर बेस्ड। आप ये 5 हेडिंग्स लिख के याद करके चले जाते हो, और इन 5 हेडिंग्स के अंदर इन हेडिंग से रिलेटेड जो भी दिमाग में आता है वो लिख देते हो, राइट? लेकिन सीपी के एग्जाम में आपको ये 5 हेडिंग्स याद है या नहीं, ये मैटर नहीं करती। बिल्कुल इन सही। 5 हेडिंग्स के अंदर अंदर का जो कंटेंट है, जिसपे हमने बचपन से कम फोकस किया है, क्योंकि हमें तो हेडिंग याद रखने को बताया जाता था, राइट? 12वीं में, कॉलेजेस में और एग्जाम्स में, कि हेडिंग याद रख लो, हेडिंग के मार्क्स है। इसके अंदर हेडिंग के मार्क्स नहीं है।
इसके अंदर कंटेंट के मार्क्स है। अगर आपको अब वो आपसे ऐसे टेस्ट करेगा, वो आपको अंदर का कंटेंट से रिलेटेड कोई एग्जांपल दे देगा और बोल देगा किस हेडिंग में लाया करेगा। तो क्या फायदा अगर आप और हेडिंग याद करके गए। वेरी इंपॉर्टेंट आई बात होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। मैं फिर से एक बार रिपीट करने जा रहा हूं, ये बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। ऑडिट के पेपर में 101% प्रैक्टिकल सिचुएशन आएंगी आएंगी। वो आपको सिचुएशन देंगे कि आप एक कंपनी के ऑडिटर हो, आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजना है, किसी की कंफर्मेशन आई है, किसी की कंफर्मेशन नहीं आई है, आपको क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन फिल्माना चाहिए, ये ऐसी सिचुएशन देंगे। फिर वो आपको दे देंगे कि आपके पास एक बिल आया है, आपके पास एक इन्वेंट्री आई है, वो इन्वेंट्री में एफओबी की सिचुएशन थी, लेकिन उस अकाउंटेंट ने क्या किया, वो कंडीशन थी एफओबी एट डेस्टिनेशन पॉइंट, लेकिन उसने उसको अभी इन्वेंट्री में डाल लिया। तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि अच्छा एफओबी एट डेस्टिनेशन था, जबकि अभी हमारे पास माल नहीं आया, हम तो एफओबी एट शिपिंग पे। तो आप सोचो कि आपके फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। तो बताइए कहां इसमें रटना है, आपको ग्रेट सारी सर। सिचुएशन मेरे को एक और चीज याद आई। अब इसमें मैं वही, आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी नॉलेज स्ट्रांग होनी चाहिए। एक और छोटा सा एग्जांपल मेरे एग्जाम में आया था। आपको सब कुछ सही दिया हुआ है, इट इज अ सिमुलेशन, एवरीथिंग लुक्स ओके, बट द ओनली थिंग विच वाज नॉट ओके वाज ऑडिट की डेट, ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद एंगेजमेंट लेटर था। अब ये तो किसी बुक में नहीं लिखी बात बिल्कुल सही कि बात। आप इस चीज को, ये तो कहीं क्वेश्चन में नहीं लिखा हमारे को, लेकिन ये ढूंढना था। अगर हमारे को एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पता है सारे अकाउंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की, हमें पता है कि कैसे कैसे क्या क्या फ्लो चल रहा है। ऑडिट की बुक स्टार्टिंग में चालू होती है, वो एंड तक एक फ्लो में चलती रहती है। इट इज अ फ्लो। ठीक है, हमें पता है कि स्टार्टिंग में पहले एंगेजमेंट लेटर होगा, उसके बाद ही तो ऑडिट चालू होगा, तभी तो हम एक कॉन्ट्रैक्ट में आए। तो फिर ऑडिट रिपोर्ट के बाद एंगेजमेंट लेटर की डेट क्यों है, ये कहीं किताब में नहीं लिखा। बट ये आपकी अंडरस्टैंडिंग से आपको ढूंढना पड़ेगा। दे टेस्ट यू दिस वे। साइन नहीं है अगर कहीं, तो दे टेस्ट यू दिस वे। प्लस अगर आप ऑडिट, कोई भी अगर आप पे से ऑडिट करा है, रियल लाइफ ऑडिट करा है, तो आपको पता है कि आप अगर अपने प्रिंसिपल के पास भी क्वेरी लेके जाते हो, तो आप वाउचर लेके जाते हो, पेमेंट वाउचर लेके जाते हो, पीओ लेके जाते हो, आपके एग्जिबिट में सारी चीजें खुल जाएंगी, ऑल द डॉक्यूमेंट्स विल बी ऑन योर हैंड, जैसे आप ऑडिट में प्रैक्टिकली करते हो। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसी कोई किताब में नहीं लिखा। तभी सीए सीपी की एग्जाम इज वेरी वेरी वर्सेटाइल एंड डायनेमिक। और एक बात मैं यहां से और कहूंगा कि आपको सारी रिपोर्ट्स को पढ़ना चाहिए। देखिए जब भी हम करिकुलम में, आपको याद है मैंने आपको जब पहला लेक्चर लिया था, मैंने आपको पूरा एंगेजमेंट लेटर पढ़ के सुनाया था, याद है आप में से किसी को? पूरा का पूरा एंगेजमेंट लेटर मैंने बोला था आप मत पढ़ो। आपको अगर मेरा वो लेक्चर याद हो जिसमें मैं आपको बोला था कि देखो एंगेजमेंट लेटर को मैं पढ़ूंगा, मेरे पढ़ने की अप्रोच और आपके पढ़ने की अप्रोच बहुत डिफरेंट हो जाएगी। तो इसका मतलब सर, हमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको भी रीड करना चाहिए, हमें वो रीड करना पड़ेगा, एंगेजमेंट लेटर पूरा रीड करना पड़ेगा, हमें रिप्रेजेंटेशन लेटर पूरा रीड करना पड़ेगा। अगर ऑडिटर ने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की रिपोर्ट दी उसको पढ़ना पड़ेगा, ऑडिटर ने क्वालिफाइड में क्या लैंग्वेज यूज करी है आपको ये तक पढ़ना पड़ेगा कि क्या लैंग्वेज यूज करी है। जैसे बार बार आता है ऑडिटर कैन ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, वो सफिशिएंट वर्ड हटा देंगे, वो लिख देंगे सिग्निफिकेंट। तो आप तो पता चले हाँ यार सिग्निफिकेंट और सफिशिएंट में वो लिख देंगे कि ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट अश्योरेंस, ऐसे वर्ड आएंगे। कई बार वो आपको लिख देंगे कि ऑडिटर की रिपोर्ट इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। तो आपको पूरी रिपोर्ट को एक बार बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और उसमें से डेट्स की नीचे डेट कब साइन होती है, ऑडिटर की डेट क्या एविडेंस लेने से पहले हो सकती है, ऐसे प्रैक्टिकल चीजें ही आपसे पूछी जाती हैं। तो जो मैं लेक्चर्स आपको दे रहा हूं मैं इसलिए प्रैक्टिकल बातें ज्यादा करता हूं। आप नोटिस करिए कि जब भी हम लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, मैं आपको प्लेन रीडिंग नहीं कर रहा हूं। आपने मेरे किसी भी लेक्चर में देखा कि मैंने प्लेन रीडिंग करी? नहीं, मैं आपके साथ में वो सिचुएशन डिस्कस करता। क्यों? क्योंकि ऑडिट को मैंने समझ लिया है। तो आपको भी ऑडिट को समझ के चलना है, देन ओनली यू विल बी एबल टू पास द एग्जाम। और एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है, पहली बात ये भी ध्यान रखना। इट इज डिफिकल्ट टू मेक इजी है। क्या बोल रहा हूं, ये आसान मुश्किल नहीं है, इसको आसान बनाना मुश्किल है। अगर आप, और सॉफ्टवेयर का सही यूटिलाइजेशन बताइए सुशांत, सॉफ्टवेयर का प्रॉपर यूज कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंड टाइम पे आपको सॉफ्टवेयर ही बताएगा कि आप पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर सॉफ्टवेयर में आप लोगों ने, लाइक इफ एनीबडी ऑफ यू यूज योर सॉफ्टवेयर इन अ हैप्पैजार्ड वे, कभी भी कुछ भी कर लिए, कितने भी सिमुलेशन कर लिए, सबमिट कर दिया, कोई भी चीज को ग्रेड कर दिया, आपके पास अपने खुद की सही एनालिसिस ही नहीं होगी। यू विल नॉट हैव अ रिपोर्ट कार्ड विच इज जेन्युइन अबाउट योर सेल्फ। तो इन शॉर्ट, अगर हमें को पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली हम वीक कहाँ है, तो हम करेक्टिव एक्शन किस पे ले पाएंगे? गेटिंग माय पॉइंट? तो आप लोगों को इन शॉर्ट अपने सॉफ्टवेयर को सही तरीके से यूज करना है।
अगर सिमुलेशन करने बैठते हो तो उसको करके ही उठो। एक बारी एक लाइक यू कैन स्टडी फॉर 2-3 आवर्स, 4 घंटे का पेपर भी तो बैठ के देना है, उसकी भी तो हमने आदत, वी हैव टू ट्रेन आवर बॉडी टू सिट फॉर मोर आवर्स, राइट? तो एक बार सिमुलेशन चालू करो, उसको कंप्लीट करके ही उठो। टाइम लेके चलो, ये नहीं कि मैं 15 मिनट में 5 MCQ कर लूं, 10 MCQ कर लूं, ऐसे नहीं। कंप्लीट अ सेट, एक सब यूनिट तो एटलीस्ट एक बारी में कंप्लीट करिए, ताकि आपको उसकी एक करेक्ट और एक रियलिस्टिक मिल सके कि आपने कितना करेक्ट करा और कितना इनकरेक्ट करा। किसी के कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो फिर हम इस सेशन को वाइंड अप करें, क्योंकि हमारा जो आज जो वर्कशॉप थी वो बेसिकली ये थी और हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले लिया। एनीबडी, किसी के कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन तो वो शाह लिख रहे हैं, सर कैन वी सबमिट द टेस्टलेट आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल 5 रेदर देन सबमिटिंग 1 by 1? नहीं, आपको 1 सबमिट करोगे देन ओनली यू विल बी एबल टू मूव ऑन टू सेकंड। 5 एक साथ सबमिट करने का ऑप्शन नहीं आता। ये ऑप्शन, अगर ये ऑप्शन होता तो बच्चों के पास होने के परसेंटेज बढ़ जाते, मेरे को लगता है ऐसा कि अगर सर 100%, 100%, बिकॉज अगर इफ यू कैन रिविजिट योर सबमिटेड टेस्टलेट्स, तो उसके बाद तो कोई टेंशन ही नहीं है ना सर। यू डोंट वो सही टाइम पे सबमिट करने वाला टेस्टलेट, वो वाला तो दैट विल बी गॉन, राइट? क्योंकि अगर ऐसा होता तो मालूम है लोग क्या करते, पहले आसान आसान सिमुलेशन को पहले घंटे में कर लेते, बोले एमसीक्यू बाद में करेंगे, बोले एमसीक्यू तो एंड में करेंगे, पहले जब अपन कंफर्टेबल है तो लोग मालूम है क्या करते हैं, 5वें से शुरू करते हैं, चलो रे पहले सिमुलेशन करेंगे फिर एमसीक्यू पे जाएंगे। समझदार राइट लोग सर। नहीं करते। मतलब अगर कोई, आप तुमसे बताओ अगर तुम कोई ऑप्शन होता तो पहले तुम एमसीक्यू करोगे या पहले सिम्स करोगे, हैं क्या सर करोगे? पहले सिमुलेशंस, बिकॉज फ्रेश माइंड के साथ बैठा हूं, आई टेक द डिफिकल्ट टास्क फर्स्ट। और एमसीक्यू तो फटाफट हो जाएंगे, क्योंकि एमसीक्यू में लास्ट में आप पैनिक भी नहीं होगी ना, बस यही बात एआईसीपीए को पता है, इसीलिए उन्होंने क्या किया है। अनमोल, तुम्हारा क्वेश्चन है, एक सेकंड अनम्यूट कर देते हैं, क्योंकि तुम अभी फार की एग्जाम देने जाने वाले हो। यस अनमोल, मैंने तुम्हें अनम्यूट कर दिया है। तो आप सभी को ये आइडिया लग गया होगा कि देखिए आप फैकल्टी से बात कर सकते हैं, सबसे डिस्कस कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट पार्ट। हेलो। यस यस, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अनमोल। गुड इवनिंग सुशांत। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि हम लोग कंटेंट रीड करते हैं ग्लिम्स अपने रिव्यू प्रोवाइडर का, आप भी उसको पूरा डॉट टू डॉट पूरा एक्सप्लेन करते हो, बट जैसे कुछ सिमुलेशंस में जब जाते हैं तो सिमुलेशंस बिल्कुल नए मिलते हैं, वहां पे वो चीज कंटेंट में होती ही नहीं है। ऐसा मतलब मैंने फेस किया है, जैसे कंसोलिडेशन में फेस किया है और भी कुछ एक सब्जेक्ट्स में चैप्टर्स में मैंने फेस किया है, लेकिन वो जो सिमुलेशन होता है वो पहली बार में नहीं हो पाता है। वो सबमिट कर दिया टेस्टलेट मैंने, देखो उसके बाद जब मैंने सिमुलेशन को समझा तो मेरे को पूरा समझ में आ गया कि हाँ भाई, जनरल कंसेप्ट अप्लाइड था इसमें, दूसरी बार करते हैं तो वो हो जाता है, मतलब दूसरी बार किया तो हो गया। अब तो मैं देखो ये जानना चाह रहा हूँ सर, एक मिनट, कि ऐसा मतलब सबके साथ ही होता है या मेरे ही साथ हो रहा है कि वो पहली बार में सिमुलेशन नहीं हो पा रहा है या बिल्कुल नया लग रहा है और वो दूसरी बार में हो जा रहा है? मीन सुशांत, आपके साथ भी सी ऐसा हुआ आई था कि? बिलीव, नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ, बीइंग वेरी फ्रैंक, लेट मी टेल यू वन थिंग। सी, यू हैव टू ऑप्शंस। या जी तो सफर विद, लाइक व्हेन यू डू योर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे और वो डीमोटिवेशन के साथ सफर करना, मैं कभी उसको ट्राई नहीं करता। मेरी अप्रोच ये रहती है, मैं बुक को बहुत अच्छे से पढ़ लूं और समझ लूं। अगर मुझे सब आता है तो ये तो देखिए, सी, आप कोई भी टेस्ट देते हो ना, कोई भी सिमुलेशन देते हो, 80% तो किताब से होता है और 60% तो बहुत सरल होता है, 40% टफ होता है और मैक्सिमम 20% बाहर से होता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो 60-70% स्कोर करना सिमुलेशन में शुड नॉट बी ए टफ टास्क, इफ आपने पहले मेहनत कर ली। पहले यस, मेहनत का क्या मतलब है? आपने दो काम करे हैं सिमुलेशन से पहले। एक बार आपने अच्छे से कंटेंट कर लिया, आपको कंटेंट याद है, आपको बुक याद है, यू नो व्हाट इज, यू हैव अ विजुअलाइजेशन ऑफ फुल चैप्टर। ऐसा नहीं कि अब आप टॉपिक वाइज टॉपिक चल रहे हो, आपको पता है कि ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में इस चैप्टर में है क्या, आपको इतने अच्छे से विजुअलाइज हो गया है। दूसरा, आपने एमसीक्यूज कर लिए। एमसीक्यूज आपने अगर एमसीक्यूज करे हैं, और तो एमसीक्यूज करने के बाद यू विल रियलाइज कि सिमुलेशन में तो एमसीक्यू वाली चीजें ही पूछे जा रही है दोबारा। बस थोड़ा सा ये है कि सेंटेंस लंबा छोटा है, यहाँ पे मुझे 4 ऑप्शन की जगह 12 ऑप्शन मिल रहे हैं। और गेटिंग माई पॉइंट? मैं एक बात और बोलूंगा सुशांत, 20% तो सिली मिस्टेक करते हैं सभी स्टूडेंट।
कितने लोग 100% सर। एग्री करते हैं कि सर 20% तो हम जल्दबाजी कर लेते हैं, हम में ही पेशेंस नहीं होता, क्योंकि हम एग्जाम थोड़ी दे रहे होते हैं घर पे, हम तो घर पे बैठे होते हैं, तो हम थोड़ा सा कंफर्ट जोन में बैठे होते हैं, तो हम क्या करते हैं 10 से 20% तो हमने कोई डेट नहीं पढ़ी, हमने कोई फिगर सही नहीं पढ़ा, हमको नेक्स्ट ईयर के लिए करना था तो हम तो इस ईयर के लिए सोच रहे हैं। तो कम से कम 20% एक पढ़ने वाला स्टूडेंट जिसने 100% मेरे लेक्चर को देखे, रीडिंग करी है बुक्स की, सारे एमसीक्यू करें, जब वो सिमुलेशंस करता है तो 20% उसका इसीलिए गलत होता है कि वो क्वेश्चन को प्रॉपर रीड नहीं करता, कुछ ऐसी सिली मिस्टेक कर देता है जैसे उसको नहीं करना चाहिए। अब जैसे कई बार आएगा अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉसेस, अब उसमें अलाउंसेस दिए ही नहीं है वर्ड, तो हम ढूंढ रहे हैं, हम पैनिक हो जाते हैं, अरे यार या तो उसमें दिए ही नहीं है, तो क्या उसका कोई दूसरा सब्सटीट्यूट अकाउंट हो सकता है क्या, ये अपने को सोचना पड़ेगा। यार जैसे एक्सपेंसेस की जगह उन्होंने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोला, तो अपना दिमाग इतना करेक्ट होना चाहिए यार, अगर एक्सपेंसेस बढ़िया नहीं डला है तो कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज ऑल्सो एक्सपेंसेस, तो हम उसको ढूंढ रहे हैं, यहाँ तो एक्सपेंसेस मिल ही नहीं रहा है, हम वो सोच ही नहीं रहे कि वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। तो मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिमुलेशंस तो नए आएंगे ही, 50-60% 70% आपका पढ़ा हुआ आता है, कुछ चीजें एप्लीकेशन पे होती हैं और 10-15% आप गलत इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हो, इसके कारण भी ये सारी चीजें होती हैं। और कोई स्टूडेंट, क्योंकि सबको मौका देना है, और एनीथिंग, और किसी को कुछ? सर एक चीज स्किप हो गई आज। अ, सबको सर मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, स्पेसिफिकली जो पहली बार एग्जाम में बैठेंगे। हाँ, वो मॉक टेस्ट के रिस्पेक्ट में भी हम डेफिनेटली बात करेंगे, पहले आप गुरनूर को अनम्यूट कर लेते हैं। यस गुरनूर। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड जी, इवनिंग सुशांत। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सुशांत सर, मैं ना एक्चुअली मैं भी आपकी तरह ही पढ़ता हूँ, जैसे बिना नोट्स बनाए मेरे से भी पढ़ाई नहीं होती, मैं भी वही राइटिंग वाला हूँ। तो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था कि अगर इफ यू कैन हेल्प एंड चेक कि वेदर आई एम गोइंग ऑन द करेक्ट डायरेक्शन और रॉन्ग, बिकॉज मैं क्या करता हूँ, जो सर पढ़ाते हैं और जो सर नोट्स देते हैं, मैं दोनों का कंबाइन करके और थोड़ा बहुत बुक का पढ़ के उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाता हूँ। और काफी हद तक मेरे एमसीक्यूज भी 70-75 फर्स्ट अटेम्प्ट में, या 80 भी कभी कभार क्रॉस हो जाता है। वेरी गुड। तो आई वांट टू डिस्कस इट विद यू, क्योंकि क्या है, मेरे एमसीक्यूज तो हो जाते हैं, लेकिन जब सिमुलेशंस आते हैं पता नहीं मेरे को क्या हो जाता है, आई जस्ट लूज एवरीथिंग। मेरा या तो कंसंट्रेशन नहीं होता या फिर कुछ चला जाता है। तो जैसे सी गुरनूर ने एक बात कही कि उसका देखो, अगर आपका बेटा एमसीक्यू में 80% आ रहा है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कंटेंट से तो परिचित हो चुके हो, और आपकी कमांड है 70-80, तो मैंने आपका ऑन द राइट ट्रैक। मतलब आप बहुत सही हो। मतलब मैं उस पर्सन को राइट ट्रैक पे नहीं मानूंगा जिसका स्कोर बिलो 50 है, मैं सही हूं कि अगर आपका स्कोर बिलो 50 है ना, तो कहीं ना कहीं आपने सही तरीके से समझा नहीं, क्योंकि देखो 30% तो वैसे ही आ जाएंगे, आप नहीं भी पढ़े होगे, क्योंकि 4 में से एक क्लिक करना है, तो 25-30% तो आप कैसे ही सही हो जाएंगे। 50 के नीचे वालों को मैं थोड़ा सा मानूंगा कि वो कहीं ना कहीं कंटेंट वाइज लैक कर रहे हैं, 70 वाले ऑन ए राइट ट्रैक हैं, क्योंकि वो 30% जो पोर्शन है ना, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जो आपका गलत हुआ है, उस 30% को दोबारा करने जाओगे तो वो 70 से 85 पहुंच जाएगा। और एग्जाम में ऐसा नहीं होता कि 10 में से 7 सही तो 70, हो सकता है 10 में से 7 सही हो तो आपका स्कोर 90 आ रहा हो एग्जाम में, क्योंकि कुछ राइट, क्वेश्चन के राइट। मार्क्स एक्स्ट्रा होंगे। सिमुलेशंस के लिए गुरनूर, थोड़ा सुशांत तुम बताइए, तुम बताओ। सर यही है कि सी गुरनूर, यू आर मेकिंग योर नोट्स वेरी गुड, यू विल जेन्युइनली, इट इज अ ब्लेसिंग फॉर यू। ट्रस्ट मी, जब 2 दिन बाद 4 दिन बाद एग्जाम होगा ना और 15 चैप्टर्स रिवाइज करने होते हैं, तो इट इज अ बिग ब्लेसिंग फॉर यू कि आपके पास अपने नोट्स हैं, यू डोंट हैव टू गो थ्रू योर बुक। सो वेरी गुड ऑन ट्रैक, यू आर स्कोरिंग गुड ऑन एमसीक्यूज। पहली बार में इफ यू आर स्कोरिंग अराउंड 70, एक एवरेजेस 70s में आ रहा है, हाँ जी। बहुत अच्छा है। थोड़ी सी और मेहनत ही तो डलेगी। एंड सी गुरनूर, यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट? राइट। फर्स्ट टाइम में तो प्रॉब्लम आती है ना, बट you should know before sitting in your exam, sir is not going to allow you to sit in the exam until you have completed revision 2 times। ठीक है? गुरनूर सिम्स में अब वैसे क्या अगर स्कोर आता है? गुरनूर अपना सिम्स में क्या स्कोर आ रहा है जनरली? सर फर्स्ट यूनिट में तो मेरा 90 आया था पहले अटेम्प्ट में, सेकंड यूनिट में आई स्कोर्ड 65 इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड देन 85 इन सेकंड, और थर्ड यूनिट में मेरा 63 आया था सर फर्स्ट अब मैं अटेम्प्ट। आपसे एक बात पूछता हूँ कि जिंदगी में हमने कोई भी नया काम किया और शुरू में हमको बहुत मुश्किल लगता है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, हम गाड़ी ड्राइव करते हैं, शुरू में ऐसा लगता है ना, पहले दिन जब कार में बैठते हैं या बस में बैठते हैं, यार बहुत डिफिकल्ट, ऐसा लगता है, सभी को लगता होगा पहले दिन पे। मुझे भी लगता था, जब मैं पहली बार कार चलाना सीख रहा था तो मेरे को था यार मेरे से चलेगी कि नहीं चलेगी, तो फिर मेरे को एक बात बड़ी अच्छी पसंद आई जिंदगी में, किसी काम को इतनी बार कर दो कि वो आसान हो ही जाता है।
लोग कार सीखने के लिए एक ड्राइवर करते, मैंने 4 ड्राइवर कर लिए। मैंने सुबह आ भाई, दोपहर में आ, शाम को आ, रात को आ, वो मेरे को 4 घंटे सिखा देते लोग। तो डर ही खत्म हो गया। 4 लोगों के माइंड ओपिनियन ले ली। तो आपको सिमुलेशन अगर मुश्किल लगते 10 बार करो, पढ़ो उसको 1 घंटा। देखो सिमुलेशन में टाइम वहां पे भले चल रहा, पर अपने आप ऑटोमेटिक सबमिट नहीं होता। गिव योर टाइम। अपने डर के आगे जीतना है, अगर अपने डर को खत्म करना है तो बहुत ज्यादा मेहनत करो। अगर किसी चीज को आपने बहुत ज्यादा पढ़ लोगे तो वो वैसे भी आपका वीकनेस नहीं रहती। कई लोग बोलते हैं कि यार हमारी ये वीकनेस है, उस वीकनेस को इंप्रूव करने के लिए लोग समय नहीं देते। जैसे कई लोग बोलते हैं सर हमारा है ना मैथ्स अच्छा नहीं है। मैं इस बच्चों से पूछता था कि क्या मैथ्स को इंप्रूव करने के लिए आपने अपनी जिंदगी के 40 घंटे दिए? नहीं सर, हमने तो 4 घंटे भी नहीं दिए। जवाब यही होता था। कोई मुझसे बोलता सर मेरी इंग्लिश बड़ी खराब है। मैंने अपनी इंग्लिश को सीखने के लिए अपनी जिंदगी में 100 घंटे निकाले। मैं गुरनूर आपसे पूछता हूं, क्या आपने अपनी सिमुलेशंस की स्किल को इंप्रूव करने की, आपकी तो अभी अच्छी है, क्या आपने कम से कम 25-30 आर्टिकल पढ़े हैं क्या कोई नेट पे जाके? नहीं मुझे सर। बताओ। हैं? नहीं सर। आपने क्या बोला मेरा वीकनेस है, लेकिन उस वीकनेस को इंप्रूव करने के लिए क्या आपने 20 से 25 आर्टिकल पढ़े? नहीं पढ़े होंगे। बहुत सारे फॉरेनर लोगों ने वीडियो डाले, चलो उनको सुनो। तो कहीं ना कहीं आप उसके लिए अगर हार्डवर्क करोगे, एफर्ट करोगे, तो वो वीकनेस रहेगी नहीं। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, ये एक सबसे बड़ी अप्रोच ये हो सकती है। और डरना नहीं। अभी मैं आपको ये वेबिनार, ये वर्कशॉप में क्यों लेकर आ रहा हूं, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको ये बातें याद होंगी कि सर ने तो बिल्कुल पहले ही हमको बताया था कि भैया बहुत बड़े बड़े सिमुलेशन आएंगे, एग्जाम में हमको ऐसी फीलिंग आने वाली है, एंजाइटी होने वाली है कि हम बीच में पैनिक हो सकते हैं। हमको नहीं होना, सभी लोगों को ऐसा फील हो रहा होगा, सब ह्यूमन बीइंग है। तो जब आपको पहले से ये बात पता होगा तो बताइए उस चीज के लिए आप प्रिपेयर होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन अगर एग्जाम में जाते समय आपके साथ ऐसा हो जाता तो आपका कॉन्फिडेंस टूट जाता। तो दैट्स वाई मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आपका 60-70% ऑलरेडी आ रहा है, इट मीन्स दैट यू आर ऑन एब्सोल्युटली राइट ट्रैक। कहीं भी आप वीक नहीं। वीक वो लोग हैं जो 30-40% पे। कैरी ऑन सुशांत। एंड सी गुरनूर, आधा काम वहीं पे हो जाता है। किसी भी इंसान की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, आधा काम वहीं पे हो जाता है व्हेन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। राइट। Once you have identified the problem, then all you need is a plan to work upon, right? And see, you do one thing, आप एक बार ही सारे simulations करो। just do them once। बार बार अटेम्प्ट मत करो अभी, ठीक है? To score more in each sub unit, do not redo them again and again right now, because उससे एक तो आपके अटेम्प्ट चले जाएंगे। सेकंड, आप जब वापस आओगे आई वांट कि आप 6-8 चैप्टर्स करके वापस आओ। बिकॉज होता क्या है, आगे वाले चैप्टर्स करके ना पीछे वाले चैप्टर्स की कमांड स्ट्रांग हो जाती है। सही बोल रहे इंटरलिंक्ड टॉपिक्स होते हैं। सर मैं सही कह रहा हूं ना? ऐसा होता है ना? बिल्कुल सही सबके कह साथ होता होगा। तो डेफिनेटली। when you are on the 10th chapter, automatically second chapter which you learned becomes your general knowledge। पहली बार सेकंड चैप्टर पढ़ के इट इज अ बिग थिंग फॉर यू, यू हैव टू लर्न इट कि ये होता है ये होता है। बट 10वें चैप्टर तक आते आते यू हैव यूज दोस टर्मिनोलॉजी सो मेनी टाइम कि आपके लिए वो जनरल नॉलेज बन जाता है। एंड आप रियलाइज करोगे गुरनूर, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। जो आप कर रहे हो दैट इज फाइन। लेकिन आप रियलाइज करोगे जब आप 10वें चैप्टर के सिमुलेशन करने के बाद दोबारा दूसरे चैप्टर या तीसरे चैप्टर की कर रहे हो ना, तो अगर आपके पहले से ऑटोमेटिकली ही 20% मार्क्स ज्यादा आएंगे ऑटोमेटिकली। ओके। अब मैं कुछ ऐसे कैंडिडेट भी क्लास में होते हैं जो थोड़ा सा लो फील करते हैं सर, थोड़ा कॉन्फिडेंस बच्चों का कम होता है। ऐसे कोई क्लास में देखो आपके चेहरे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि मैं जनरली बात करना चाहता हूं कई बार ऐसे पर्सन से जिनको थोड़ा सा लो फील होता है, सर हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं कि हमारा तो स्कोर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी सही नहीं आ रहा, सिमुलेशंस में भी सही नहीं आ रहा। हाँ लेक्चर सर आपके पूरे समझ में आ रहे हैं। कई बच्चे ये बोलते हैं कि सर हम लेक्चर पढ़ते हैं, लेक्चर तो हमको पूरा समझ में आ जाता है, लेकिन हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने जाते हैं तो हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो स्कोर नहीं आता अच्छा, सिमुलेशंस करने जाते हैं। तो ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं जिनका, अगर ये सारी चीजें उनको प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो वो 2-3 बहुत बड़ा रीजन है। सबसे पहला रीजन, उन्होंने लेक्चर को सुना तो बहुत है, लेकिन उस सुनने के बाद उसको अपने दिमाग में पहले नहीं बिठाया, उसकी बोलते ना उसके सोल को अंडरस्टैंड नहीं किया। और दूसरी बात, आपने कहीं ना कहीं रीडिंग ऑफ बुक्स नहीं करी। आपको रीडिंग ऑफ बुक्स करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी अमेरिकन लैंग्वेज है। वी आर यूज टू रीडिंग ब्रिटिश लैंग्वेज। तो कई बार ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। ये तो मानते हो सुशांत की थोड़ा सा लैंग्वेज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है सीपीयू में, यस सर, और इट बिल्कुल स्पेसिफिकली। सर। ऑब्वियसली इंटर सर, बिकॉज लैंग्वेज, इफ देर इज, अगर किसी का थोड़ा सा हार्ट टाइट है लैंग्वेज को लेके, तो सर उसकी इंटरप्रिटेशन में इशू आ जाएगा।
जैसे इंटरप्रेट गलत करा, ऑब्वियसली अगर आप समझे गलत तो ये आंसर रॉन्ग। मतलब आपकी डिसेंट इंग्लिश होना बहुत रिक्वायर्ड सर है। बट डिसेंट, इसमें इंग्लिश पे कुछ एफर्ट डालने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर आपकी डिसेंट इंग्लिश है, यू कैन स्पीक, यू कैन कम्युनिकेट, दैट इज मोर देन इनफ। और कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है कि इंग्लिश इंप्रूव करनी है अपनी। नहीं नहीं नहीं, बहुत ज्यादा कोई इंग्लिश इंग्लिश इंप्रूव इंप्रूव करने नहीं की जरूरत करनी। नहीं, बहुत मतलब बहुत ज्यादा लेवल की तो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत पुअर भी नहीं होना चाहिए, इस बात से मैं करूंगा पुअर जो नहीं होनी चाहिए, एग्जैक्टली, तो डिसेंट सर, अदरवाइज, डिसेंट इज द राइट वर्ड। क्योंकि आप ऑडिटिंग में शायद बच जाओ, लेकिन फिर रेगुलेशन में नहीं बच पाओगे, बिकॉज रेगुलेशन इज कंप्लीटली डिफरेंट बॉल ऑफ गेम। तो आप जब रेगुलेशन पढ़ोगे तो विल गेट कि सर यहाँ पर तो एक डिफरेंट लेवल ऑफ इंटरप्रिटेशन की रिक्वायरमेंट्स है। इसीलिए बेसिक फंडामेंटल लेक्चर पढ़ने के बाद आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये तो सभी आप मानते हैं कि सर जो हमने 21 आवर के लेक्चर लिए हैं आपके, 21-22 समथिंग, और ऑडिट अकाउंट्स के भी 25, मतलब 50 आवर के कंबाइंड लेक्चर आप देखेंगे तो आपका ऑडिट ऑलरेडी इंप्रूव होगा। राहुल कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। राहुल, मैं आपको भी अनम्यूट कर दिया है। एक्चुअली मुझे एक डाउट था कि जो नोट्स हम बना रहे हैं, और एक्चुअली हाउ टू चेक वेदर वी आर गोइंग इन द राइट वे और नॉट। कैन यू बहुत शेयर योर नोट्स विद अस सुशांत, सो मैं दैट वी कैन आपको, फॉलो? अभी कुछ स्टूडेंट्स मुझसे ये डिस्कस कर रहे थे कि हम सर सुशांत को अपने नोट्स दिखाना चाहते हैं। तो डेफिनेटली आप लोग एक बार मेल आईडी में आपको दे दूंगा, तो मैं और सुशांत टुगेदर उसको बैठ जाएंगे और आपको भी उस मीटिंग में इन्वॉल्व कर लेंगे। स्पेसिफिकली वी विल ऑर्गेनाइज सच काइंड सर ऑफ। बट स्टिल मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि राहुल, आप जो नोट्स बनाते हैं, आपके नोट्स तो किसी ने, लाइक यू डोंट हैव टू सबमिट योर नोट्स एनीवेयर, राइट? मैं अब किसी के लिए कुछ बहुत स्क्रिबल करके बनाते हैं, कुछ चार ब्यूटीफुल अलग अलग पेन्स का कलर यूज करते हैं, राइट? हाँ, नोट्स की यूटिलिटी होनी चाहिए। यस। और वो यूटिलिटी सब्जेक्ट टू, मतलब इट इज अ सब्जेक्टिव थिंग, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मेरे लिए जो नोट्स की डेफिनेशन है वो शायद आपके लिए ना हो, और जो आपके लिए नोट्स की डेफिनेशन है वो मेरे लिए शायद ना हो। मैं चार कलर के पेन यूज करता हूँ, आप शायद नहीं करते होगे। आपको, हमारे को अगर यूटिलिटी मिल रही है ना हमारे नोट्स से, और रिजल्ट्स मिल रहे हैं, देन इट इज फाइन। कोई तो स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता नोट्स परफेक्ट। बनाने और का, बट दूसरी बात, स्टिल कुछ आई एम बच्चे देयर टू हेल्प। एक्सेल में बनाते हैं, कोई कॉपी पे बना रहे, कई लोगों को एक्सेल में बहुत शौक है। मैंने देखा है बहुत सारे कैंडिडेट जो, मतलब मेरे को एक पुराना स्टूडेंट था, वो पूरा एक्सेल पे उसने लिख लिया था। इवन एक्सेल पे लिखने का एक बेनिफिट है, जैसे अंकुर भी, एक्सेल में आप प्रिंट स्क्रीन लेकर वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सीधे पेस्ट कर सकते हो। जैसे कोई क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है तो आप उसको लिखने में, देखो कई बार टाइम वेस्ट होता है, लेकिन आपको कोई सिमुलेशन अच्छा दिख गया जो लास्ट मोमेंट पे आप रिवाइज करना चाहते हो, तो उसका प्रिंट, जैसे मैं यहाँ पे अभी इसका प्रिंट स्क्रीन ले सकता हूँ, ये मैंने ले लिया, तो इसको मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, एक्सेल शीट पे पेस्ट कर सकता हूँ। तो नोट्स तो आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल पर है कि यार मैं ये सारी चीजों को इंपॉर्टेंट मानता हूं। अब जैसे सुशांत के लिए ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि ऑडिट रिस्क का मतलब होता है कि ऑडिटर इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन ना दे दे, क्योंकि इसको आपको बताऊं सुशांत, इस बात को लिखना पड़ेगा क्या? आई डोंट थिंक सो कि क्लास में किसी को भी लिखना पड़ेगा। लेकिन कोई कैंडिडेट हो सकता है जिसको ये लिखना पड़ेगा कि इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन, अगर ऑडिटर इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन दे देता, इट मींस ऑडिट रिस्क। या कोई पर्सन ये लिख सकता है कि सफिशिएंट का मतलब होता है क्वांटिटी, और अप्रोप्रिएट का मतलब, सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट हम पढ़ते हैं ना, तो सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी, अप्रोप्रिएट मतलब रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी। तो हो सकता है सुशांत को ये बात ऑलरेडी अच्छे से पता हो कि यार नहीं, सफिशिएंट का मतलब क्वांटिटी होता है, तो आपके नोट्स में ये बात नहीं आएगी, लेकिन हो सकता है राहुल के में ये बात आ जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल इट्स सर। डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन कि उसको कौन सी बात इंपॉर्टेंट लगती है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट बात, ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको सफिशिएंट वर्ड के साथ में क्वांटिटी पे फोकस करना है, और रिलायबिलिटी मतलब एक्सटर्नल डेटा हो या किसी कंपनी का इंटरनल कंट्रोल अच्छा हो, जिसको ऑडिटर अपनी इंडिपेंडेंट प्रोसीजर के थ्रू चेक कर सकता हो, तो वो बेटर है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता, हो सकता है किसी और को ना पता हो, तो वो उसको नोट्स में लिखे। या मेरी कोई वीकनेस हो सकती है कि मैं भूल जाता हूं कि यार परफॉर्मेंस मटेरियलिटी इज बिलो लेवल ऑफ द ऑडिट मटेरियलिटी। तो कोई बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो दूसरे के लिए नहीं हो सकती। तो सुशांत उस बात को पूरी तरीके से जज नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्टिल अगर आप वो नोट्स हमें स्टिल आई हेल्प, यस। स्टिल हम उसमें आपको ये देख सकते हैं कि क्या आपने टेक्निकल बातों को कवर किया है कि नहीं किया, कोई नॉन टेक्निकल। राइट। आपने अगर नोट्स बनाए हैं तो क्या टेक्निकल टॉपिक्स को कवर किया है कि नहीं। जैसे हम बार बार बोलते हैं कि इंडिपेंडेंस इन अवेयरनेस, जो इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस जो है वो थर्ड पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में होती है कि थर्ड पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है। अगर आपने इस बात को लिखा तो हम समझ जाएंगे कि यार आप इस बात को इंपॉर्टेंट मानते हो और आपने इस बात को लिखा है। तो और किसी का कोई क्वेश्चन? एनी, चलिए एक बार और अनम्यूट कर देते हैं गौरव। हाँ मतलब सर ये सब्जेक्टिव मैटर है ना नोट्स बनाना, मतलब दैट यस। क्वेश्चन मैंने आगे क्योंकि मेरा जो अप्रोच है नोट्स बनाने का वो मैं आईपैड पे डिजिटली बना रहा हूँ।
तो नो मैटर, आई थिंक इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उसको इससे कोई फर्क नहीं नोटबुक पड़ता, करूँ। आप एक्सेल पे बनाओ, कॉपी पे बनाओ, वर्ड पे बनाओ, या अपने आईपैड पे बनाओ, उससे एग्जैक्टली ultimate- कोई भी नोट्स बनाए, कैसे भी बनाए, आप सबका और मेरा, हम जब भी नोट्स बनाते हैं पढ़ते हैं, हम सबका एक ही मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो बुक में लिखा है वो सब हम समझ ले और हमारे दिमाग में चला जाए, और एक राइट? बात मैं स्पेशली एडवाइस करूं जो थोड़े से इंटेलिजेंट स्टूडेंट अपने आप को मानते हैं, जैसे देखो यार, हर पर्सन का अपने लेवल पे परसेप्शन होता है। जब मैं अपनी स्टडी करता था ना, तो मैं तो मानता था कि मैं इंटेलिजेंट। मेरे को एक बात मेरे एक कलीग ने बोली थी, जो आप मानते हो वैसे आप हो जाते हो। मेरा तो शुरू से डे का परसेप्शन था कि यार जो चीज आप मानते हो आप हो जाते हो। तो मेरे को नोट्स वोट्स में बिलीव नहीं था। तो अगर ऐसे पर्सन जो नोट्स में ज्यादा बिलीव नहीं करते, उनको समरी नोट्स में दूंगा, आप वो पढ़ लो, आपके लिए वो मेहनत कर लूंगा। देखिए, सभी के लिए नोट्स बनाना जरूरी नहीं है, ये बात भी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नोट्स बनाने के कारण ही बच्चे पास होते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। कुछ बिल्कुल लोग बिल्कुल। बिना नोट्स बना के भी पास हो सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम इतना नोट्स बनाने पे फोकस करेंगे, उससे जगह हम कोई दूसरी जगह फोकस कर लें। तो आपको समरी नोट्स मैं भी दूंगा, एंड में दूंगा, अभी नहीं दे रहा हूं। बहुत सारे फ्लैश कार्ड भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन अभी नहीं दे रहा हूं, क्योंकि अभी आप शॉर्टकट में चले जाओगे। मैं ये नहीं चाहता कि आप शॉर्टकट पे चले जाओ। मैं आपको डिटेल पढ़ाकर एंड में शॉर्ट, देखो क्या होता है ना, डेजर्ट एंड में ही दी जाती है, पहले डेजर्ट नहीं दी जाती खाने के पहले। तो पहले आप आराम से खाना खा लो, जब आप पूरा समझ जाओगे, जब पूरा हार्डवर्क कर लोगे, तो मैं आपके सामने ऐसे तस्तरी में रख दूंगा, बेटा ये शॉर्ट नोट्स पढ़ लो, इट इज मोर देन सफिशिएंट। इसको पढ़ने के बाद आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर लोगे, और वो नोट्स हार्डली होंगे आपके 20 यूनिट्स है ना, 70 to 75 पेजेस, और डबल कर दो तो ज्यादा 100 150 पेज के मैं आपको नोट्स दे दूंगा, वो भी और आपके वो सारे टेक्निकल। नोट्स जो सर के हैं वो सब कुछ कवर कर देते हैं, उनके अंदर सारी टेक्निकल टॉपिक सब कुछ कवर हो जाएगा। बट अभी इसीलिए नहीं देना चाहते बिकॉज आप ना बुक पढ़नी छोड़ दोगे। यस, दैट्स व्हाई मैं नहीं देना चाहता। और किसी के कोई क्वेश्चन स्पेसिफिकली? सो आई गेस हमने काफी लॉन्ग सेशन को, वैसे आज हमारा एक प्रेम केनी से को भी कर लेते हैं, रिलेवेंट टू सब्जेक्ट पूछना है। जी प्रेम केनी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। सो मेरा क्वेश्चन एमसीक्यूज के रिगार्डिंग था। जैसे हम्म ऑडिट में मेरे एमसीक्यूज में 70 आ जाते हैं, पर हम्म एलिमिनेशन की टेक्निक में मैं फंस जाता हूँ। मतलब कौन से क्वेश्चन में मेरे को 2 आंसर लगते हैं। ये एक बात बहुत सो अच्छी इन्होंने बोली कि देखो, कई बार हम सर दो तो एलिमिनेट कर देते हैं, ऑडिट में बहुत बार होगा आपके साथ में कि दो क्वेश्चन तो आपको लगता है ये तो हो नहीं सकते, इसलिए हम लाइव जब एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हैं, अब दो में से कौन सा चूज करना है, पहले सुशांत तुम बताओ, फिर मैं एंड में बताऊंगा क्या कोई अप्रोच होनी चाहिए। सर जब भी एमसीक्यू होते हैं, चार चार जब भी ऑप्शंस होते हैं, उनमें से दो तो बहुत इजीली एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि उनका क्वेश्चन दे आर वेरी इररिलेवेंट टू द टॉपिक एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट नहीं नहीं, ए और बी तो नहीं है। ऑप्शन बचता है सी और डी में। तो सर अगर सर हमें आता है तो एलिमिनेट, इफ वी नो द आंसर फर्स्ट गो में, तब तो एलिमिनेशन वगैरह किसी की जरूरत ही नहीं है। ये तब हो रहा है कि व्हेन वी आर नॉट श्योर अबाउट द आंसर, तो गेस वर्क करना पड़ेगा लास्ट के दो में। एंड सर मैं फिर अपनी, जो मेरे को फर्स्ट थॉट आया होता है, जो मेरी फर्स्ट इंस्टिंक्ट होती है, मैं हमेशा उसको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, अगर इफ आई एम कंफ्यूज बिटवीन टू। और मैं ये मानता हूं कि अगर आपने अपने फर्स्ट थॉट के ऊपर गए तो आपके क्वेश्चन 75% सही हो सकते हैं, लेकिन आप जानबूझ के पता नहीं फर्स्ट थॉट पे नहीं जाते, सेकंड पे चला जाता है इंसान। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि पहला थॉट ये बोल रहा था, लेकिन आप क्लिक दूसरे पे करते हो, ऐसा होता है यस ना, सर। ऐसा यस बहुत। सर, हाँ। बट ये जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट होती है ना, मैं सर ये बात तो गारंटी से कह सकता हूँ, जब मैंने स्टार्टिंग में चालू किए थे एमसीक्यूज करने और जब मैं लास्ट यूनिट तक पहुंचा था, लास्ट यूनिट तक आपकी इंस्टिंक्ट बहुत डेवलप हो जाती है, यू गेट स्ट्रोंगर विद योर इंस्टिंक्ट्स, और बहुत जल्दी आपका फर्स्ट फर्स्ट कैच बहुत जल्दी आता है, प्रैक्टिस से ही आएगा वो भी। अब एक बात मैं और कहूंगा, इस पे थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट पे मैं आपको दूंगा। आपने दो क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दिया, अब दो बचे हैं। आप एक काम जो नहीं करते हो वो क्या करना चाहिए पता है? आपको वापस से एक बार क्वेश्चन को और पढ़ना चाहिए, दो को एलिमिनेट करने के बाद। आप नहीं करते हो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नहीं करते। आपने पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लिया, आपने दो एलिमिनेट कर दिया, अब आपको दो में डाउट है, आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन को तो पढ़ते हो, लेकिन वापस से जाकर आप ऊपर को नहीं करते। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास एग्जाम में होगी ना, तो आप डिसाइड कर ही नहीं पाओगे, ये भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, कि क्योंकि एग्जाम में इतना सोचने का समय होगा ही नहीं कि आप एनालिसिस करो कि दो एलिमिनेट कर दी और दो के ऊपर मैं ज्यादा सोचूं। आपको इमीडिएटली पहले इंस्टिंक्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन प्रैक्टिस करते समय ये बहुत जरूरी है कि अगेन क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, तो सर ये क्वेश्चन को क्वेश्चन थोड़ा दोबारा पढ़िए।
अगर आपने ये करना शुरू कर दिया, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया, आपके करेक्शन के परसेंटेज और इंक्रीज हो जाएंगे। और टेक सब्सटेंशियल टाइम ऑल्सो। घर पर प्रैक्टिस करते समय 30 सेकंड में करने की कोशिश ना करें। टेक 2 मिनट्स, समटाइम 2.5 मिनट्स। और वीकर स्टूडेंट जिनको लगता है कि हमारा इंटरप्रिटेशन स्किल अच्छा नहीं है, दे कैन टेक एटलीस्ट 3 to 4 मिनट्स, बट वो नहीं लेते, पता नहीं क्यों, अपनी कमजोरी होने के बावजूद। देखो, क्रिकेट को मैं फॉलो करता हूं, राहुल द्रविड़ का एक स्टेटमेंट था कि टफ टाइम को गुजार दो, आसान मंजिल आपका वेट कर रही है। जब बॉल बहुत तेज हो रही होती थी, बॉलर पीक पे होता था, तो राहुल द्रविड़ साहब बोलते थे भैया अपने को ये समय गुजारना है। आपको पेशेंस भी शो करना पड़ेगा। पढ़ते समय पेशेंस होना चाहिए आप में कि भड़ भड़। कई लोग क्या करते हैं, सिमुलेशन को भड़ 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 20 मिनट में सॉल्व करके, मैं देखता हूं ना, मेरे को रिपोर्ट भेजते हैं आप लोग, मैं टाइम देखता हूं कि आपने सिमुलेशन में टाइम कितना स्पेंड किया है। एक स्टूडेंट ने 12 सेकंड में सिम्स कर रहा है, वो 12 सेकंड में एक एमसीक्यू कर रहा है। मेरा एक स्टूडेंट तो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ता है, निशांत नाम है उसका। 12 सेकंड में उसने एमसीक्यू की एवरेज दिखाई मुझे। मैंने, बेटा 12 सेकंड में क्वेश्चन नहीं कर सकते तुम, क्वेश्चन पढ़ नहीं सकते तुम, 12 सेकंड में क्वेश्चन कर रहे हो, तो ये भी नहीं करना है आपको। ऑडिट के सिमुलेशंस के लिए जो आते हैं 1.5 से 2 घंटे मिलता है, क्यों नहीं आप 2 घंटे यूज करते? टेक प्रॉपर टाइम। तो टाइम को आप और यूज करेंगे तो डेफिनेटली वो सही होगा। और सर एग्जाम में एमसीक्यूज मैक्सिमम कितने लाइन के आएंगे? 2 लाइन के, ज्यादा से मेजोरिटी क्वेश्चन जो होंगे सुशांत 2 लाइन के होते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन, जी सर। मतलब 78 क्वेश्चन हैं। अच्छा, सबसे अच्छी बात तो आपके लिए बधाई की बात है, फार में तो 50 एमसीक्यू में, पहले कितने होते थे 66, 16 वो कम हो गए। पहले फार में होते थे 8 सिमुलेशन, एक वो कम हो गया, 7 हो गए। और सर लेकिन रिसर्च बेस भी हट गया। बैठ गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि फार सरल हो गया। कई मार्केट में झूठ नहीं नहीं बोल रहे नहीं हैं नहीं। टीचर, नाम नहीं लूंगा, कि फार आसान हो गया है। अभी अंकुर देकर आए, अंकुर चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन्होंने पुराना पढ़ा लेकिन एग्जाम दी नहीं की। अंकुर जरा सबको बता दो तुम, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो कि सरल टॉपिक में से भी पेपर टफ आता है कि नहीं आता। ये बात तुम पब्लिकली कह दो, मैं कहूंगा तो शायद ना माने लोग। ये तुम कह दो क्लास में, क्योंकि तुमने पढ़ा ओल्ड से था लेकिन एग्जाम दी नए वाले से। क्या ऐसा कोई तुमको बहुत ही आसान लगा पेपर, अंकुर? सर एग्जाम को इजी तो कह ही नहीं सकते कि एग्जाम इजी था। देख लीजिए, आपके बेसिक लेवल के चैप्टर भी डिफिकल्ट हो सकते हैं। मतलब एनएफपी के अंदर, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है सिम्स के अंदर भी आज तक मेरे को डाउट क्यों है रिजल्ट पे, कि जो जनरल एंट्रीज थी, जनरल एंट्रीज के अंदर 2 सिम्स ऐसे थे अरे मेरे से लिख के ले जिसमें लो, कि 3:38 अगर 18 फरवरी को बोल रहा अंकुर, तुम 4 जून को आएगा ना तुम्हारा रिजल्ट, 4 जून को मैं तुमसे बात करूंगा, तुम पास हो जाओगे, इतना मुझे यकीन है। क्योंकि क्या होता है, जिस नहीं, स्टूडेंट मतलब मैं पेपर एक्चुअली तुम सर पूरा मैं जो करके आए पॉइंट हो ना। बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि उसमें होता क्या है, जैसे एनएफपी के अंदर था, तो एनएफपी का जो सिम आया था उसमें बेसिकली मेन 2 फिगर्स थी। अगर वो 2 फिगर्स हमारी कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई तो बाकी जितनी फिगर्स थी वो सारी उसके ऊपर बेस्ड थी। बिल्कुल सही बात। तो तो वो इन्होंने, 2 फिगर्स अगर रॉन्ग हो गई तो वो जो 2 फिगर्स है ना वो पूरे सिम पे डाउट क्रिएट कर देती हैं। वो तो हो ही जाएगा। आप सोचो, आपने अगर सेल्स गलत निकाल ली और सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करना है, ग्रॉस प्रॉफिट गलत आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट गलत आ जाएगा तो नीचे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो नेट प्रॉफिट गलत आ जाएगा, नेट प्रॉफिट गलत निकलेगा तो टैक्स गलत आ जाएगा, रिटेन अर्निंग गलत आ जाएगी। तो कई बार लिंक तो होता है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ही आसान हो गया। हाँ, कंटेंट पढ़ने में कम हो गया है, लेकिन ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि यस का फार आसान हो गया, क्योंकि अंकुर ने पढ़ा ओल्ड है, इन्होंने पूरे गवर्नमेंटल अकाउंटिंग और ये सर, इसके सिर्फ सब। मैं जो जो हमारा सिलेबस कम हुआ है उससे सिर्फ मैं इतना ही एक कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि पहले वो थोड़ा सा ज्यादा अनमैनेजेबल लग रहा था। अब हम ये कह सकते हैं कि अब हम बाकी के जो टॉपिक्स हैं उसको थोड़ा सा बेटर तरीके से कवरेज कर सकते हैं और थोड़ा सा मैनेजेबल हो गया है। हाँ, क्योंकि गवर्नमेंटल अकाउंटिंग बहुत सब्सटेंशियल टाइम खा जाता था पहले लोगों का। अब वो गवर्नमेंटल अकाउंटिंग उतना डिटेल में नहीं रहा है, सर तो गवर्नमेंटल टुक मैक्सिमम टाइम, लाइक आई हैड टू गो थ्रू इट 4-5 टाइम्स अच्छे से पकड़ लेने के लिए, लाइक टू स्कोर गुड 4-5 टाइम्स मेरे को करना पड़ा था, उसको टाइम लेकिन देना पड़ा था। अब वो बात नहीं है, क्योंकि अब गवर्नमेंटल अकाउंटिंग हम्म बिल्कुल बेसिक लेवल का हो गया है, एनपीओ बिल्कुल बेसिक लेवल का हो गया है। तो अब वो, और इवन कंसोलिडेशन लीज वगैरह में भी उतने डिफिकल्ट, क्योंकि अब वो जो है वो बिजनेस एनालिटिक एंड रिपोर्टिंग वाले टॉपिक में पूछेंगे, बार में पूछेंगे। सो वी हैव टेकन अराउंड 1 hour 40 minutes सेकेंड, लास्ट 1-2 मिनट, क्योंकि हमने जो सेशन रखना था वो तो फिर हम नेक्स्ट वीक में ही कंटिन्यू करेंगे, जो सिमुलेशन हमने लाइव क्लास में पढ़ाना था, क्योंकि एनर्जी 2 घंटे वापस से और बैठना थोड़ा डिफिकल्ट होगा हम्म। स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। तो एनीवन, कोई और किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी के मन की कोई बात अधूरी ना रह जाए, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमसे बात नहीं हो पाई। मैं सबको बराबर मौका देता हूँ हमारी क्लास में, रेगुलर ऐसे सेशन हमारे होते रहते हैं, तो एक आपको आइडिया लग गया होगा कि
कि हमारी क्लास की जो टीचिंग है और जो डिस्कशन है अलुमनाइज के साथ में वो कमांडेबल है, आपको इस प्रकार का और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये डेफिनेटली हम लोग, चलिए गरिमा जी भी कुछ पूछना चाहिए, गरिमा सिंह है। यस गरिमा, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो सर, हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड जी जी, बताइए गरिमा। जी, वैसे तो मैं रेगुलर स्टूडेंट नहीं हूँ, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई जॉइन दिस मीटिंग। मेरा एक डाउट था, मतलब वो एकेडमिक से रिलेटेड नहीं है, एक्चुअली वो इवैल्यूएशन से रिलेटेड है, तो इफ आई कैन आस्क दैट। इवेल्युएशन से रिलेटेड टास्क, क्योंकि ये अभी जो वर्कशॉप है स्पेसिफिकली, आप पर्सनली मैं आपसे उस मैटर पे बात कर लूंगा गरिमा, तो बिकॉज दिस इज नॉट द इवेल्युएशन, क्योंकि वो एक मैटर अलग है, क्योंकि हम तो अभी फैकल्टी के रूप में आपसे डिस्कशन कर रहे हैं, वो उसके लिए हम आपसे एक पर्सनली डिस्कस कर लेंगे। और किसी के कोई डाउट्स वगैरह, एनीथिंग? सो दैट्स ऑल फॉर द डे। वैसे हमने आज कुछ सिमुलेशंस भी सॉल्व करने थे, बट हमारा सेशन जो है वो 1 hour 42 minutes हो गया। अदरवाइज हमने सोचा था कि 34 मिनट्स में उसको, अविनाश कुछ पूछना चाहते हैं, तो अविनाश को भी एक मौका दे देते हैं। यस अविनाश, आप पूछ सकते हैं, मैंने आपको कर दिया है अनम्यूट। अविनाश, इफ यू वांट टू डिस्कस समथिंग, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। सो जाते जाते मैं एक बात और आपसे बोलूं कि अपनी प्रिपरेशन को आप कंटिन्यू रखिए। लाइव क्लास को पढ़ने के बाद जितनी जल्दी आप एग्जाम दे देंगे उतना आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि आप कनेक्टिविटी में हैं। ज्यादा प्रोकास्टिनेट करना मतलब सीपीए प्रोकास्टिनेट हो जाता है। मैंने बहुत सारे कैंडिडेट देखे हैं, सम टाइम वो अपने उस अटेम्प्ट को डिले करते हैं। सुशांत, क्या ऐसा हम सोच सकते हैं? जनरली मेरी एक एडवाइस होती है, तुम भी बताना, एज ए स्टूडेंट भी बता पाओगे, पहले एग्जाम बुक करके प्रिपरेशन करना कितना एक सही होता है समटाइम। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर एक स्टूडेंट दिमाग में ले ले कि यार मुझे जून में एग्जाम देना है, क्योंकि हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस भी होती हैं, जैसे ये हमारी ऑडिट की बैच ऑलमोस्ट मार्च अप्रैल में फिनिश हो जाएगी। सो क्या ये अप्रोच सही नहीं होती कि आप अपनी डेडलाइन डिसाइड कर लें कि उस दिन पे एग्जाम देना, उस हिसाब से पढ़ें, तो कहीं ना कहीं बेटर होता है। बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते, ना जाने क्यों। जी सर, बट सर आई बिलीव ये जरूरी है। सी, इफ यू विल नॉट, इफ यू डोंट हैव अ डेडलाइन, इफ यू डोंट हैव अ डेट इन योर माइंड, ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर। आप कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। यस। आप कोर्स कर लोगे, आप हमेशा ये सोचते रहोगे मैं फाइनल रिवीजन करूंगा, एक फाइनल रिवीजन करूंगा, सारे बचे हुए टॉपिक्स जो भी, या फिर जो मेरे सारे वीक टॉपिक्स है सबको टच कर लूंगा। वो कभी नहीं हो पाता। वो सिर्फ हो पाता है एग्जाम से एक हफ्ता पहले ही। तो सो हाँ, तो एग्जाम तो बुक करा लेना चाहिए एग्जाम इन मतलब, एडवांस। हाँ, सबसे पहले इवेल्युएशन, और उसके बाद जब आपका इवेल्युएशन डन हो जाए तो आप अपने, चलिए एग्जाम का इंटेस्ट नहीं भी फाइल कर रहे हैं, बट एटलीस्ट अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए कि यार मैं जून में एग्जाम देने वाला हूं, मैं उसमें एग्जाम देने वाला हूं। और एक और लास्ट बात मैं आपसे कहूं जाते जाते, मुझसे पूछे बिना एग्जाम मत दीजिए। मेरा 100% रिकॉर्ड है, जो मुझसे टेलीफोन पे बात करके जाता है एग्जाम देने वाले दिन भी और रिजल्ट आने देने वाले दिन भी, वो मुझसे टेलीफोन पे जरूर बात करता है। ये पता नहीं 100% मेरा रिकॉर्ड है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, बट मैंने अभी अंकुर को एडवांस में बोल दिया है कि वो पास हो जाएंगे 4 जून को। सुशांत को मैंने पहले ही बोला था कि बेटा मुझसे बात करके जाओगे तो रिजल्ट पास होगा। कि देखिए मैं क्यों चाह रहा हूं ये यार एक्स्ट्रा में, क्योंकि कुछ एडवाइस ऐसी हो जाती है जो बच्चों के काम आ जाती है। बिकॉज मैं जनरली बहुत ज्यादा बात करता हूं सीपीए स्टूडेंट से, बहुत सारे सीपीए के ऊपर मैं रिसर्च करता हूं, तो वो मैं आपको लाइव एग्जाम्पल्स दे सकता हूं। तो ये वर्कशॉप जब भी मैं अनाउंसमेंट करूं, आने वाले समय में इस तरीके की वर्कशॉप्स होती रहेंगी। अगली जो वर्कशॉप के पहले हमारा, जैसे आप लोगों ने पिछली बार हमारे 5 मॉक टेस्ट भी दिए थे, मैंने आपसे 5 यूनिट का मॉक टेस्ट कराया था, उसमें भी काफी बच्चों का अच्छा परफॉर्मेंस आया था। तो इस वर्कशॉप को आप पॉजिटिव उसमें लीजिए। अगर आप इसको जितना अटेंड करेंगे उतना आपकी स्टडी में आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको पास होने में हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू सुशांत। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। डेफिनेटली विल मीट ऑन सम डे फॉर Okay. लाइफ All the best, everyone. सेशन। Keep थैंक studying well. थैंक यू। Okay. Thank you, sir.